ऑफ यू गाइज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आज आपका मैंने सेशन रखा है गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी टू गेट 1 और 2 डिजिट रैंक। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्लस के स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स कॉन्टिन्यूसली एक सिंपल वे में मूव कर ही रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी देने पड़ेंगे। और किस तरह से आपको टॉप रैंक अचीव करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बीच बीच में ऐसे सेशन होते रहना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपनी डायरेक्शन से भटक रहा है तो उसको एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन मिलती रहे, एक सही डायरेक्शन में आप लोग मूव करते रहे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, ठीक है सुची, मैं देख लूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा। ठीक है चलो। और एक्चुअल में सूची क्या है ना, इस टाइम पे मैक्सिमम मैसेज गेट काउंसलिंग से रिलेटेड आ रहे हैं कॉप के, है ना, तो उनको पहले प्रायोरिटी रहती है जल्दी जल्दी रिप्लाई करना, ताकि किसी का कोई ऑप्शन मिस ना हो जाए, है ना, कैरियर की बात है इसलिए। बाकी थोड़ा सा अदर मैसेज पे शायद नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, तो कोई भी अगर कॉप से रिलेटेड मैसेज दिख रहा है तो सबसे पहले अभी उनको आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपको भी आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं फाइल को अपलोड करता हूँ और देन फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आप लोगों से। जस्ट एक काम करो, आप लोग एक कमेंट करके मुझे मैसेज करो यहाँ पे कि आपने अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं हर बच्चे से बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर बच्चा एक काम करे एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अरे ये क्या आपका फाइल ही नहीं दिख रहा, ये है, ठीक है। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में इस तरह से आप मैसेज करो कि जैसे आपने जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट है, आपने 3 सब्जेक्ट मान लो कंप्लीट कर लिया, तो आप ऐसा लिखना पीसी, एमओ, एसटी, ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीटेड। ठीक है, फिर आपने इसके प्रैक्टिस कर लिए, तो आप पीसी के लिए लिख दो कि इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, पी मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, पी वाई क्यू हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया और शॉर्ट नोट्स भी बन गए, तो बस ऐसा लिख दो शॉर्ट नोट्स भी बन गए हैं। रिवीजन कर लिया तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, कितना 3 टाइम 3 डैश करके आप ऐसा लिख दो रिवीजन। इतने बार इस सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं या रिकॉर्डेड में रनिंग में है, जैसे मान लो आपका मैथ्स चल रहा है स्लैश आपका एफएम चल रहा है, आपका एसटी चल रहा है मान लो, तो आप ये लिख दो ये लाइव या रिकॉर्डेड में आपका एल स्लैश आर करके लिख दो लाइव या रिकॉर्डेड चल रहा है। मैं समझ जाऊंगा जो सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, फिर आगे मैं आप सबकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर बंदे की एक अलग स्ट्रेटजी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यस, गुड इवनिंग बेटा मंदार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। ठीक है सोचिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा बेटा। यस सर, ऐसे सेशन से मोटिवेशन मिलता है। यस, एक सही पाथ मिलता रहता है जिससे कि आप प्रॉपर एक डायरेक्शन में मूव करते रहो। चलो जस्ट स्टार्ट करते हैं सेशन को। डियर केवी वॉरियर्स, जस्ट अपने बारे में इन्फॉर्म कर दूं, मेरा नाम शैलेन कुमार है। 2014 में आईटी रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स गेट क्वालिफाई है। ठीक है, 15+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 8+ ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ, है ना। ये 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे गेट फील्ड में टीचिंग करते हुए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अलावा सीआरई, पीडी, पीसी, ये अभी आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूँ या तो पढ़ा चुका हूँ। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, एफएम और आईपीसी ये मेरे अदर सब्जेक्ट है। मैंने हीट ट्रांसफर और एमओ से ही अपना गेट कैरियर की स्टार्ट की थी पढ़ाना, बट एमओ एक ही बार पढ़ाया था, उसके बाद फिर छोड़ दिया था। हीट ट्रांसफर काफी पढ़ाया है। ठीक है, मास ट्रांसफर पढ़ाया है। एफएम बस 2 ही बार पढ़ाया है। आईपीसी पढ़ाया है। ठीक है, बट ये ऑफलाइन क्लासेस में पहले पढ़ाता रहा हूँ। ऑनलाइन में अभी बाकी यही सब्जेक्ट मैथ, सीआरई, पीडी, पीसी डील कर रहा हूँ, और नीट पड़ेगी तो आगे और सब्जेक्ट डील करूंगा। SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे 10% डिस्काउंट जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे।
और ये बेटा प्लेनेट गेट केमिकल एक आपका अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना। आप मेरे किसी भी एक चैनल में कनेक्टेड है तो आपको और करने की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रुप में कनेक्ट रहने की नीड नहीं है, हर ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं ऐसा नहीं। कोई भी एक ग्रुप में मेरे कनेक्टेड हो तो वो मैसेज आपको सब में मिलेगा, लेकिन प्लस वाला अलग है, यूट्यूब वाला अलग है। इसमें सिर्फ यूट्यूब के इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर कोई प्लस वाला बंदा है तो दो ग्रुप ज्वाइन करके रखें, एक मेरा जो ग्रुप है यूट्यूब वाला जिसमें डिस्कशन @साइलेंसर, और एक जो मेरा प्लस वाला है, ये दोनों ज्वाइन करके रखो। बस इसी में आपको सारा मैसेज, सारा नोटिफिकेशन, सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ज्ञान अकेडमी लर्निंग ऐप आप जहां पर अभी प्रेजेंट है, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मेरी इस आईडी से या मेरे कोड SKS50 से या मेरे नेम शैलेन कुमार से सर्च कर लेंगे और मुझे यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा इस प्रोफाइल में, तो यहाँ से आप फॉलो कर लेंगे तो ये बेटा चेंज होके क्या हो जाएगा, फॉलोइंग हो जाएगा। ठीक है, चलो। और ये स्पेशल क्लास फीचर्स है। अभी इस टाइम पे मैं स्पेशल क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में आज हमारा लिमिट, लास्ट क्लास में लिमिट कंप्लीट हो चुका है, सारे ब्रांच की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं एक्सेप्ट ईसी, है ना। ईसी की प्रॉब्लम छोड़ के बाकी सारी ब्रांच के हम मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पीआई, केमिकल, ये सारी ब्रांच के हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं। मंडे से बेटा आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस सेशन, प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस सेशन। इसमें स्टार्ट करेंगे पहले केमिकल के, फिर सिविल के, फिर मैकेनिकल के, 3 ब्रांच के करेंगे। अगर नीड होगी आपको प्रैक्टिस की और ज्यादा तो फिर और आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और ये आज नाइट में एक सेशन होने वाला है, बम्पर जॉब ओपनिंग इन 2023। मोदी जी ने जो 10 लाख जॉब ऑफर की है, तो उससे गेट फील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गेट फील्ड में और कितनी जॉब्स आएंगी, कैसे कैसे आपको मूव करना रहेगा, तो ये सारी बातें करेंगे आज सुमित सर। बम्पर जॉब ओपनिंग इन 2003, दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो इसके बारे में सुमित सर आज बात करेंगे। तो एक सेशन है ये आपका 9 PM से, ठीक है। और एक और सुमित सर और सेशन लेंगे, ये CCMT वाला, जिसमें एनआईटी काउंसलिंग के लिए बताएंगे। जिन्होंने भी एनआईटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है कि वारंगल लेना है, त्रिची लेना है, डन करना है, फ्लोट कराना है, जो भी है वो सारा डिस्कशन आज सुमित सर करेंगे। तो आप ये वाला सीसीएमटी वाला सुमित सर के साथ कंटिन्यू करिए, कॉप वाला आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए। और ये प्रोबेबिलिटी वाला आज लास्ट सेशन होगा बेटा, और आज हमारी ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इवनिंग में 6:30 to 8:30 में। अगर कोई प्लस का स्टूडेंट है तो ज्वाइन कर सकता है। आज न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एक गजब फॉर्म में हम लोगों ने सारा कंप्लीट किया है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। लास्ट टॉपिक बात की है, तो आज के दिन अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, और मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं, मेरी गारंटी है कि आप कहीं से भी ज्वाइन करो आपको समझ में आएगा, कोई भी न्यू टॉपिक से आप ज्वाइन कर लो। तो ये आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सेकेंड जो बड़े चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए, न्यूमेरिकल मेथड भी हो गया, प्रोबेबिलिटी। मंडे से बेटा हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। 3 लेक्चर में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में लैपलास और फूरियर कंप्लीट करेंगे, और देन उसके बाद आपका डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ हीट और वेव फॉर्म, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से हमारा पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं किया है तो बेटा मैथमेटिक्स पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लो। मैथ्स का पूरा कोर्स अप्रॉक्स 100+ आवर्स मैंने पढ़ाया है, इतना कंप्लीट कर लोगे ना, प्रैक्टिस सेशन कर लोगे, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, आपके 13 आउट ऑफ 13 आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स सुपर फॉर्म में चल रहा है, 9:30 PM से आप ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन किया तो अभी जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, 5-6 लेक्चर हुए होंगे, और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो सर के साथ लाइव, लाइव ज्वाइन कर दो आज से। अब कैसे आपको कंटिन्यू करना है, हम आज बात करने वाले हैं गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी की। अच्छा, आपने कभी देखा है क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, मैं आपके सबके कमेंट लूंगा, जब तक आपके सबके कमेंट नहीं हो जाएंगे तब तक सेशन एंड नहीं करूंगा, ठीक है, सुनते जाना। आप लोगों ने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच, अभी कल के दिन एक मैच था इंडिया का, और एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे ही मिलर आउट हुआ वैसे ही गेम पूरा का पूरा इंडिया की तरफ हो गया। मिलर के आउट होने से पहले तक एक ये पॉसिबिलिटी थी कि मे बी इंडिया जीत जाएगा कि नहीं, वो हालांकि लास्ट के 10 ओवर में अभी भी उनको 110 रन चाहिए था, लेकिन हम लोग श्योर नहीं थे, इंडिया श्योर नहीं था कि इंडिया मैच जीतेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही मिलर आउट हुए,
है ना, ये मिलर किलर नाम है इनका। जैसे ही ये आउट हुए, इसके बाद इंडिया को थोड़ा सा एक रिलैक्स मिला कि अब तो जीत जाएंगे। और उसके बाद क्या ही, फिर आवेश खान ने एक ही ओवर में 3 विकेट मारे, फिर इसके बाद चहल ने 1 विकेट मारा, फिर ऐसे ही एक एक विकेट करके कुछ ना कुछ विकेट गिरते गए और इंडिया ने ओवरऑल 82 रन से मैच जीत लिया। जहां पर ये लग रहा था कि मैच जीत पाएंगे या नहीं, वहां पर इंडिया ने 82 रन से बेटा अभी क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करेंगे। बेटा अभी क्लास में हूं मैं, है ना, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको। तो जिस तरह से एक सुपर फॉर्म में ये मैच इंडिया 82 रन से जीती, जहां पर एक बार ये लग रहा था कि मे बी हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। इसका मतलब पता है आपको, इसका मतलब एक ही था, वो एक टर्निंग पॉइंट, वो एक टर्निंग पॉइंट। और वो टर्निंग पॉइंट राइट टाइम पे कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से इंडिया जीता, और वो पॉइंट था मिलर। आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का गेट एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपके कॉलेज का प्लेसमेंट आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है। आपका जॉब क्या है, आपका जो भी जॉब लगा, उस जॉब का स्टार्टिंग पैकेज कितना है, स्टार्टिंग पैकेज कितना है, ये आपका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। और सर ये कैसे टर्निंग पॉइंट हो सकता है, सुनना बेटा, ये टर्निंग पॉइंट कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे साथ में एक बंदा, उसकी जॉब लगी, या कोई भी 2 बंदे की मैं बात करता हूँ, एक मान लो ए है, एक बंदा बी है। दोनों ने एक साथ, मान लो आज से 4 ईयर पहले 2018 में सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 2 बंदे ए और बी। उनकी ज्वाइनिंग डेट सेम थी, उनकी ज्वाइनिंग डेट सेम थी, जिस दिन उन्होंने क्लास में एडमिशन लिया। उनकी सेम क्लास हुई, एक ही ब्रांच में एडमिशन लिया, ब्रांच सेम थी, क्लास सेम थी, फैकल्टी जिनसे पढ़ा वो भी सब सेम थे, जो सिलेबस पढ़ा वो सिलेबस भी सेम था। ठीक है, कॉलेज की टाइमिंग भी सेम थी, कॉलेज में इक्वल डेज उन्होंने क्लासेस भी की, सब कुछ सेम था। लेकिन जब यहां पर ये 2022 में पहुंचे, कंपनी आई, और जब बात हुई प्लेसमेंट की, तो हो सकता है कि एक का जो ए था, इसका प्लेसमेंट हुआ 10 लाख पर एनम में, और एक बंदा था बी, उसका प्लेसमेंट हुआ 3 लाख पर एनम में। अब डिफरेंस समझना, इसके पीछे रीजन क्या था कि एक का पैकेज 10 लाख है। मैंने आपको अभी एक आईआईटी बीएचयू का सेशन लिया था एक 1.5 महीने पहले, उसमें मैंने बताया कि एक स्टूडेंट था, उसका पैकेज गया 25 लाख पर एनम, एक स्टूडेंट का 40 लाख पर एनम, एक स्टूडेंट का 7 लाख पर एनम, एक स्टूडेंट का गया है 4.5 लाख पर एनम। और ये चारों स्टूडेंट एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़े हैं। ये मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहे हैं, ना बात करें केमिकल की, किसी पर्टिकुलर ब्रांच की बात। हाँ बेटा, बीएचयू में एक बंदे का पैकेज गया है 40 लाख का, लेकिन वो केमिकल का नहीं था, वो शायद सीएस का था या फिर ईसी का था, किसी का है ना, जिसका 40 लाख पर एनम का पैकेज गया है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी बात करूं कि किसी पर्टिकुलर बंदे का इतना पैकेज जा रहा है, एक ही कॉलेज, एक ही सब कुछ, फिर इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो जाता है, वो डिफरेंस किस वजह से हो जाता है। तो आपको लगता है क्या डिफरेंस हो सकता है। एक नंबर 1 एक डिफरेंस होता है कि एक बंदा कॉन्टिन्यूअस अपने कैरियर पे फोकस करता है। ठीक है, फोकस, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करता है। ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ कोशिश करता है ना, ट्राई करता है, अपना बेस्ट एफर्ट देता है, बेस्ट एफर्ट देता है, वर्क करता है अपने वीक पॉइंट पर, वीक पॉइंट पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, या मैं बोलूं सेल्फ स्टडी पर फोकस भी करता है, मोटिवेट रहता है, पॉजिटिव रहता है। आप देखिएगा,
सबसे ज्यादा सक्सेस होने के चांस उस बंदे के होते हैं जो हैप्पी रहता है, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको क्या लगता है, इंटरव्यू में आपकी बहुत ज्यादा नॉलेज चेक नहीं होती। इंटरव्यू में आपका जो चेक होता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आप टीम लीड कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप किसी से वर्क करवा सकते हो या नहीं करवा सकते, आप किसी चीज को कितनी जल्दी कैच कर सकते हो, आप किसी चीज को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें चेक होती हैं। हम लोग हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं आपको कि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा, निगेटिव पॉइंट अपने शो मत करिए। आप ये मत बताइए कि सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूं, है ना। कभी भी निगेटिव चीजें नहीं बतानी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है, एक बंदा होता है, एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को दिखा के आता है, उन्होंने कुछ चीजें बताई, सही हो जाता है। अच्छा, एक आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने एक और चीज सुनी होगी, एक बाबा जी थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना किसी को हर्ट करना मेरा एम है। एक बाबा जी थे, उस बाबा जी का एक चौपाल लगता था, वहां पर हजारों लोग जाते थे और वो जाके बाबा जी से बोलते थे, बाबा जी मेरे जीवन में कुछ ऐसा गलत हो रहा है। तो बाबा जी पता है क्या बोलते थे? तुम यार समोसे बहुत खाते हो, आज से समोसा खाना बंद कर दो, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम लाल चटनी खाना बंद कर दो, हरा चटनी खाना स्टार्ट कर दो, ऐसा हो जाएगा। तुम ऐसा करो, सब्जी खाना छोड़ दो, सिर्फ दाल दाल खाओ, ऐसा हो जाएगा। और क्या इससे लोग सही हो सकते हैं? यस, लोग सही हुए हैं। आपको ये चीज बिलीव नहीं होगा, बट लोग सही हुए हैं इससे। बहुत से लोगों को वो थेरेपी काम की है। और ये सिर्फ पता है क्या था? माइंड गेम था और कुछ नहीं था। सिर्फ एक माइंड गेम था। उन्होंने बोला ऐसा करो, हमने बिलीव किया और बिलीव करके हमें ये सारी चीजें मिली। बहुत से लोगों को फायदा हुआ। अरे लोग बोलते हैं कि बाबा जी ने बोला था लाल चटनी खाना बंद कर दो समोसे के साथ, जब भी समोसा खाना हरी चटनी से खाना। और मेरी दुकान नहीं चलती थी, मेरी दुकान चलने लगी और ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली पता है ये क्या था? ये थी पॉजिटिविटी। हाँ, ये मजाक वाली बात नहीं, ये सच है। और ये था पॉजिटिविटी। हमने उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में हमने उसको फॉलो किया। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत से लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके किसकी पूजा करते हैं? क्या वहां भगवान है? नहीं है। एक पत्थर के देवी देवता की पूजा करके आते हैं हम लोग, और उसके बाद हमें शांति मिल जाती है। पता है क्यों? बिलीव, बिलीव सिस्टम। भगवान क्या यहां नहीं है? हम लोग तो बोलते हैं ना, सर्वव्यापी अंतर्यामी। सर्वव्यापी वो हर जगह है, अंतर्यामी हर सब कुछ देख सकता है, एक है। और जो एक होता है वो एक जगह प्रेजेंट नहीं होता, वो सब जगह विद्यमान है, हर जगह प्रेजेंट है। लेकिन हम मंदिर ही क्यों जाते हैं? हमें वहीं क्यों शांति मिलती है? हम बोलते हैं मंदिर में गलत काम मत करो, बाकी कहीं और कर सकते हो। यही मतलब ना। क्यों? बिलीफ सिस्टम। जब तक, सबसे पहला पॉइंट है, जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, तब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा। और जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा ना, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कोई भी धर्म होगा बेटा, वो यही सिखाता है कि बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आप कुछ भी कर सकते हैं, यकीन मानिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और उसके पीछे एक ही चीज होनी चाहिए, बिलीफ सिस्टम। आपको याद हो, जितने भी बच्चे मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स वालों को तो पता होगा, एक क्वेश्चन भी मैंने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में सॉल्व कराया था कि अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुझे ये हासिल करना है, तो उसके हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मैथ्स में न्यूमेरिकली सॉल्व करवाया है मैंने, न्यूमेरिकली सॉल्व करवाया, कोई ऐसा नहीं मैंने बोल दिया हाँ होता है हो गया। तो पहली चीज आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, आप अपनी पॉजिटिविटी को देखना स्टार्ट करो। अपने अंदर के पॉजिटिव पॉइंट निकालो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप फोकस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हर बंदे में एक कैपेसिटी होती है जो 10 घंटे बैठ के पढ़ सकता है। एक बंदा उसी 10 घंटे के सिलेबस को 5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है। एक बंदा उसी 10 घंटे के सिलेबस को 20 घंटे में भी नहीं कंप्लीट कर सकता। और एक बंदा उसी सब्जेक्ट को 10 घंटे में कंप्लीट करता है। तो ये पता है क्या है? ये हर बंदे की एक अलग अलग पावर होती है। मेमोरी पावर, गेन करने की पावर, ठीक है, उसको कंप्लीट करने की पावर। तो एक अपने अंदर की निगेटिव चीजों को हटाओ कि मैं सर ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अरे आप ये ढूंढो आप क्या कर सकते हो, और आप जो कर सकते हो ना, उस पर बिलीव करके स्टार्ट करो।
उसको आप आगे लेके आओ। आपको लगता है मैं ये क्वेश्चन ना रट नहीं सकता, मैं सॉल्व कर सकता हूं, आप सॉल्व करके करो। सर मुझे फार्मूला याद नहीं होते, अरे तो न्यूमेरिकल उस पर अटेम्प्ट करके करो। सर मुझे ये चीज भूल जाता है तो डेरिवेशन करके करो। सर ये चीज पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप लिख के करो। सर एक बार में नहीं आता, 5 बार करो। और यकीन मानो एक टॉपिक को हो सकता है आपको एक ही टॉपिक को 5 दिन पढ़ना पड़े, लेकिन आप यकीन मानिए जब दूसरा टॉपिक आप उसी तरह कर रहे होंगे ना तो 5 दिन नहीं 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे ना वो हो सकता है फिर 4 दिन लगे, लेकिन अगले टॉपिक को 3 ही दिन लगेंगे। एक आपको अपने आप हासिल होने लगता है। और मैंने इसी क्लास में मैथमेटिक्स में देखा है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, बच्चे सब जानते हैं। कुछ बच्चे थे जो जिन्होंने क्लास स्टार्ट की थी मेरे साथ मैथमेटिक्स में, और उनके अंदर एक ही क्वेश्चन था, सर मुझे मैथ नहीं आती, सर मैथ हमारी 0 है, सर मैथ से डर लगता है। और वही बंदे आज क्वेश्चन का सही आंसर सॉल्व करके बताते हैं, और वो भी उन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नॉर्मली एक बार में समझ में नहीं आता लोगों को, वो उनका आंसर करके बताते हैं। पता है क्यों? सिर्फ एक ही चीज थी, कॉन्टिन्यूटी। संस्कृत का भी देख लो, संस्कृत ने क्या बोला, सर मुझे इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम था, आपकी वजह से सारा डर निकल गया। और एग्जैक्टली संस्कृत में बताऊं, मेरी वजह से कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड किया, और जो भी मेहनत की वो आपने की। आपने फार्मूले याद किए, आपने एनसीईआरटी की बुक उठा के प्रैक्टिस की, आपने क्वेश्चन पे फोकस किया, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपको आने लगा। किसी भी चीज को जब पाने की जिद होती है ना, वो चीज आप पा के रहते हैं। और जो चीज आप पाने की जिद कर रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, मैं उसके बेसिस पे आपको समझा रहा हूं। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये कहीं से डिपेंडेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन आने लगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, या डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे कभी कभी टॉपिक डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं बोलूं आपको सीआरई नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आएगी मतलब पीसी नहीं आती, पीसी नहीं आती एप्टीट्यूड नहीं आती। ये इंडिपेंडेंट है। और मैं खुद बोलता हूं मुझे सीआरई आती, थर्मो नहीं आती, जबकि सीआरई का बहुत सारा पार्ट थर्मो पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मुझे थर्मो नहीं आती। सिर्फ उतना ही आता है जितना सीआरई का पार्ट यूज होता है। तो ये पता है क्या है, एक पॉजिटिविटी। आप अपने अंदर के पॉजिटिव पॉइंट को निकालो। आप सोचो, इस सेशन के बाद सोचना आप क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर ऐसा कौन सा। और हर बंदे के पास ना भगवान ने सबको एक इकलौती ऐसी शक्ति दी है जो शायद वो शक्ति किसी और के पास नहीं होगी। जैसे हनुमान जी के पास कोई शक्ति थी, अंगद के पास कुछ अलग था, राम जी के पास कुछ अलग था, रावण जी के पास कुछ अलग था, है ना। सबके पास कुछ ना कुछ था। रावण जी मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। तो सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, और ऐसा आप में भी कोई राम होगा, कोई अंगद होगा, कोई हनुमान होगा, कोई रावण भी होगा। लेकिन आप अंदर अपने अंदर की वो पॉजिटिविटी को निकालिए। आप क्या कर सकते हो? आप मेहनत ज्यादा कर सकते हो, आप कॉन्टिन्यूटी ज्यादा मेंटेन कर सकते हो, आप कंटिन्यू बैठ के 8-8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। मैं क्लास 12 तक बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। बीटेक में आके ऐसी बर्बादी हुई कि पढ़ने से मन ही हट गया। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कि अगर मैं चाह लूं तो मैं 8 घंटा भी कंटिन्यू पढ़ सकता हूँ। मैंने फिर एमटेक में वही किया, उसी टैलेंट को अपने यूज किया, और मैं कंटिन्यू पढ़ाई पे फोकस करने लगा। मैं लाइब्रेरी जाता था, ठीक है, डिस्टरबेंस ना हो इसलिए जो नाश्ता बनता था वही नाश्ता पैक करके ले जाता था, ठीक है। दोपहर में मैंने डिनर लंच करना बंद कर दिया था, सुबह जाता था लाइब्रेरी, पूरे दिन बैठता था, ठीक है। लंच वहीं पर निकाल के फिक्स कर रखा था कि 15 मिनट के अंदर मुझे लंच करके पानी पी के आ जाना है, और वापस से फिर बैठ जाना है मुझे। उसी 15 मिनट में लंच भी करता था, पानी पीता था, वॉशरूम जाता था, अपना जो भी ये बॉटल होती वो भी फुल कर लेता था, और आके बैठ जाता था। फिर पूरा पढ़ता था। मुझे पता था कि मैं एक साथ 8 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, तो 8 घंटे में बैठ के पढ़ता था। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई एक टैलेंट होगा। अब कोई बंदा 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, 2 घंटे पढ़ सकता है। कोई बंदे का मन नहीं लगता, बोल बोल पढ़ सकता है। सर बोल के नहीं पढ़ सकते, अरे तो चुपचाप पढ़ सकते हो। सर वो भी नहीं कर सकते, लिख के पढ़ सकते हो। आपके अंदर कुछ तो एक होगा, वो पहचानो। आपके अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है। फिर दूसरा, आप अपने अंदर क्या फोकस कर सकते हो, ठीक है। किसके लिए? अपने कैरियर के लिए।
तो एक मन के अंदर हम कोई काम क्यों करते हैं, आपने एक चीज और देखी होगी कि जिस दिन आप, कल के दिन आपका एग्जाम होता है और आज के दिन आप क्या करते हो कि पढ़ना स्टार्ट करते हो और 5 की 5 यूनिट एक दिन में पूरी तैयार कर लेते हो। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, कुछ के साथ नहीं भी होता होगा, लेकिन मैक्सिमम बीटेक के स्टूडेंट एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे जाके एग्जाम दे आते हैं। मुझे नहीं पता सबके 100 में 100 नहीं आ जाते होंगे, किसी के 90, किसी के 80, किसी के 70, किसी के 60, किसी के 50। सबकी कैपेबिलिटी, सबकी कैपेसिटी, सब कुछ अलग अलग होता है, मेमोरी पावर अलग होती है, रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, मेंशन करने का पावर अलग अलग होता है, लेकिन सारे लोग पास हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं। ये क्या था? जब डर लगा ना हमें, तो एक दिन में भी हमने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब तक डर नहीं था ना, आप एक सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये क्या था? हमारे अंदर की कुछ तो पावर थी। तो मतलब डर लगना चाहिए। और डर कैसे लगेगा? आपको सोचना चाहिए कि अगर मेरा ये ईयर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर मैं घर वालों को क्या बोलूंगा या क्या बोलूंगी कि पापा मुझे 1 साल का गैप और चाहिए, पापा मुझे 1 साल का टाइम और चाहिए। आप क्या बोलोगे नेक्स्ट ईयर? आप क्या बोलोगे? 4 साल आप जो नहीं कंप्लीट कर पाए, 4 साल में जो हासिल नहीं कर पाए, वो 1 साल में कर लोगे। और जो एक और साल आप लेके नहीं हासिल कर पा रहे हो, उसकी क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर आप हासिल कर लोगे? अगर आप ड्रॉप लेते हो तो कुछ सोच के लेते होगे ना। अगर आप फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कुछ सोच के ज्वाइन करते होगे ना। और उस समय आपकी सोच क्या होती है? मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं दुनिया में सारी चीजें फेल कर दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता पढ़ाई करने से। जब ये चीज आप सोच के ड्रॉप लेते हो, तो फिर ड्रॉप लेने के बाद जब घर वाले एग्री कर जाते हैं, उसके बाद फिर क्यों नहीं वो पढ़ाई होती, तब क्यों नहीं उतना फोकस होता। जब फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में आप कोर्स परचेज कर लेते हो, आप सोचते हो कि सर मैं 10 घंटे पर डे पढ़ लूंगा, तब फिर 2 क्लास करने के बाद तीसरी क्लास में नींद क्यों आने लगती है? जब आपको यह लगता है कि सर मैं 10 घंटे पर डे पढ़ाई करूंगा, तब 24 घंटे के 14 घंटे मक्कारी, सोना, नहाना धोना सब छोड़ दो, तो 10 घंटे भी आप क्यों नहीं अपने आप को दे सकते हो? ये पता है क्या है? ये आप अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हो। आपको डर नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि गेट एग्जाम के बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरा क्या होगा। आपको अपने कैरियर की चिंता नहीं है, इसलिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आपको ये नहीं लग रहा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, है ना, इसलिए आपको बिल्कुल भी अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा। आप अपने आप ऑलवेज मोटिवेट होगे जब आपको ये लगेगा कि अगर बाई चांस, अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले शादी कर देंगे। शादी के बाद क्या करना पड़ेगा? जॉब नहीं होगी तो घर जाके अपने जो भी फैमिली होगी उनके लिए पूरे दिन काम करो, है ना। सुबह से उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, दोपहर में फिर लंच बनाओ, नाइट में फिर डिनर बनाओ, बर्तन धुलो, साफ सफाई करो, सो जाओ, फिर अगला दिन हो गया। कंटिन्यू यही चीज चलती रहेगी। गर्ल्स के केस में, बॉयज के केस में, भाई घर का खर्चा कहाँ से चले, तो कहीं जॉब ज्वाइन कर लो। कैसी जॉब ज्वाइन कर लो? जिससे घर का खर्चा चल जाए। 10,000, 15,000, 20,000 जो मिले कर लो। बॉस गाली देता है, सुन लो। वो बोलता है भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उनकी वो भी गाली सुनना है। जैसा बोले वैसा करना है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप छुट्टी चाहो, नहीं मिल रही। आपको घूमने जाना है तो छुट्टी नहीं है, पैसे नहीं है। फिर आपकी क्या लाइफ है, क्या करियर है? इस लाइफ के लिए आप बीटेक कर रहे थे, इस लाइफ के लिए आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि इस लाइफ के लिए आप कर रहे थे। और अगर इस लाइफ के लिए नहीं कर रहे थे, तो फिर जो टाइम आप अभी वेस्ट कर रहे हो वो किसके लिए वेस्ट कर रहे हो? कौन है वो जिसके लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? सोशल मीडिया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स जिनको आपके कैरियर की चिंता नहीं है? कौन लोग हैं वो जिनके लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? फेसबुक है, इंस्टा है, रील्स है, शॉर्ट्स हैं, किन के लिए? आप आज शॉर्ट्स देख लिए, क्या मिल गया? अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज मतलब अभी इस टाइम पे मेरी दीदी आई हुई है घर। तो मेरी दीदी पता है मुझे क्या याद दिला रही थी? पता है सलिन, जब हम लोग छोटे थे, सब्जी लेने जाया करते थे, मैं और मेरी दीदी, हम लोग सब्जी लेने जाते थे। घर से मिलते थे जैसे 20 रुपए 30 रुपए की, जाओ सब्जी ले आओ। उस समय की बात है, आज से मतलब मान लो 20 साल 25 साल पहले की बात।
घर से मिले 100 रुपए मिले, जाओ सब्जी ले आओ, ये चीजें लानी है। तो जाते टाइम मैं दीदी को बोलता था, दीदी एक मुझे वीडियो गेम खेल लेने दो। 1 रुपए का एक वीडियो गेम मैं खेलता था, मेरे गेम फिक्स थे कुछ 5-6। सबसे ज्यादा फेवरेट गेम था मेरा एक कॉन्ट्रा, एक मारियो। मैं वो गेम खेला करता था 1 रुपए का। 3 चांस मिलती थी, 1 रुपए का खेल के चल देते थे। दीदी बोली, आज तो मेरे पास इतना बड़ा टीवी है, वहां पर इतना छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में तुम 1 रुपए का गेम खेला करते थे, आज नहीं खेल रहे। मैंने दीदी को 4-5 तरह का सब निकाल के दिखाया गेम। ये दीदी PS2 रखा है, ये वीडियो गेम रखा है, ये रखा है। तो बोले क्यों नहीं खेलते? मैं शायद आज समझ आ गई है, अगर मैं इसको खेलने के लिए टाइम वेस्ट करूंगा। सुमित सर से पूछिएगा, मतलब कुछ झूठ नहीं है, सुमित सर के पास मेरा एक टीवी था, ठीक है, कमेंट पढ़ने वाला। तो वो मैंने उनको दिया हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, जब ऑनलाइन क्लास जस्ट स्टार्ट की थी। तो मैंने उनको पता है, एक दिन बोला, मैं कहा सर वो टीवी मुझे दे दीजिए। बोले क्यों? मैं कहा मैं संडे संडे छुट्टी करने लगा हूं, तो मैं संडे को वीडियो गेम बैठ के खेलूंगा। और यकीन मानिए, ये देखो ऊपर रखा दिख रहा है, पैक रखा हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट पढ़ने का काम आता है, और कुछ नहीं, सिर्फ कमेंट पढ़ने का। और आज संडे होने के बाद भी, कल संडे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं 10 मिनट का टाइम निकाल के एक गेम खेल पाऊंगा कि नहीं। रीजन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीजन क्या है? मेरे ड्रीम। रीजन क्या है? मेरे सपने हैं कुछ, कि आप लोगों के लिए ये करना है, ये चीजें पेंडिंग है। आप लोगों को लगता होगा सर क्लास ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों को नहीं पता। अभी आप लोगों की टेस्ट सीरीज आएगी, अभी आप लोगों के लिए कुछ फिजिकल नोट्स वगैरह आएंगे, हम उस पर भी कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। आपको पीछे का नहीं दिखता कि क्या क्या हो रहा है। तो जब बेटा हम आगे का फ्यूचर का देख के हम लोग वर्क करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर का देख के वर्क क्यों नहीं कर सकते? जब हम आपके फ्यूचर का देख के हम अपने लिए वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। घर में मुझे कोई काम नहीं बताया जाता कि मैं गुस्सा ना करने लगूं कि मैं घर के ही काम करता रहूं क्या, इसलिए मुझे बताया नहीं जाता। सुबह मैं सो रहा होता हूँ तो वाइफ जाके खुद मार्केट जाके सब्जी लेके आ जाती है, क्योंकि मुझे जगाया नहीं जाता कि कुछ कुछ घंटे सो लेने दिया जाए, ऐसा ना हो कि गुस्सा करने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाकी पूरा टाइम मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहा हूँ। तो ये बताओ, अगर मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? तो एक डर आपके अंदर होना चाहिए कि जिस दिन आप ग्रेजुएट होके निकलोगे, जिस दिन आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर क्या करोगे आप? गर्ल्स हो तो शादी हो जाएगी क्या? बॉयज हो तो कहीं भी ज्वाइन कर लोगे क्या? या किसी दुकान में जाके जॉब करने लगोगे, 10-15 हजार जो मिल जाए। और मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लोग करते हैं। मैं एक बार लखनऊ गया था, लखनऊ में बंदा मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था, उतनी अच्छी इंग्लिश मेरी नहीं थी जितने अच्छे से वो बात कर रहा था। मैंने पूछा, मैं कहा आप पढ़े लिखे हो? बोला यस, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। उसने पूरी हिस्ट्री बताई। मैंने जॉब किया है, वो कंपनी बंद हो गई, और उस कंपनी के बंद होने की वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बैटरी रिक्शा चला रहा हूं आज के दिन। इंजीनियर था बेटा वो। तो ये क्या गारंटी है कि लाइफ में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी? और सिर्फ तभी नहीं करनी पड़ेगी ना, जब आपके हाथ में एक परमानेंट जॉब हो, जब आपके हाथ में कुछ एक स्टेबिलिटी हो। और वो कहां से मिलेगी? जब आप अभी फोकस करोगे। लग रहा होगा अभी जोश आएगा, 2 दिन के लिए जोश रहेगा, हम पढ़ेंगे सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद फिर भूल गया सब। फिर किसी को मक्कारी करनी है, किसी को घूमने जाना है, किसी को मैच देखना है। भाई साहब, लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पूरा आईपीएल खत्म करवाया है। शायद अगर वो आईपीएल का स्टेटस नहीं लगाते, अगर वो किसी टीम को चीयर नहीं करते, तो शायद आईपीएल बीच में रुक जाता, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और उनको अपने कैरियर की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों का कैरियर बनाने चल दिए। हमारे इंडिया के लोग ही महान होते हैं। हमें खुद का नहीं पता हम कल क्या करेंगे, लेकिन हम दूसरों को चीयर करने का कभी टाइम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हमें अपना नहीं पता कि मेरा बर्थडे आएगा तो हम पार्टी देने की औकात रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरे से पार्टी मांगने जरूर पहुंच जाएंगे, भाई तेरा बर्थडे पार्टी नहीं दे रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी इस सेशन में आ रहे हैं, कईयों को लग रहा है छोड़ो यार क्या ही करना है, सर बात ही तो कर रहे हैं, चलो चलते हैं।
लेकिन यही बात है, किसी का करियर बना सकता है, कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियर होकर मूव करते हो। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डर आज नहीं तो कल आप फेस करोगे। अब दो तरह का होता है, अगर आज फेस कर लोगे तो कैरियर बन जाएगा, और कल फेस करोगे तो कैरियर बर्बाद हो चुका होगा। एक साल पहले अगर फेस कर लेते इस डर को तो शायद आज कैरियर बन गया होता, ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। अगर अभी थर्ड ईयर वाले फोकस कर लेंगे तो फाइनल ईयर बेटा आपका वेस्ट नहीं होगा। फाइनल ईयर वाले फोकस कर लेंगे तो एक साल ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। सेकेंड ईयर वाले अभी से फोकस कर लेंगे तो 2 साल की पूरी मेहनत से फाइनल ईयर तक आप बहुत अच्छे रैंक ले आएंगे। ये मत सोचो कि कानपुर का पेपर बन रहा है, बॉम्बे पेपर बना रहा है, आईएससी बंगलौर पेपर बना रहा है या खड़गपुर पेपर बना रहा है, पेपर टफ होगा। आप लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान लोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए सिंपल सा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है ना कि मेरे लिए ये डायरेक्शन बेस्ट है, उस डायरेक्शन में जाओ, लेकिन तो अपने साथ चीटिंग मत करो। आपको दूसरी चीज में फील करा रहा था कि बेटा एक बंदे की सैलरी है 10 लाख पर एनम, एक के 3 लाख पर एनम। ठीक है, इसने स्टार्ट किया, 1 ईयर के बाद इसको 10% का इंक्रीमेंट मिला, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, इसकी सैलरी हो गई 11 लाख पर एनम। और हर साल इसका पैकेज 10% बढ़ता गया, तो नेक्स्ट ईयर पैकेज हो गया इसका 12.1 लाख पर एनम। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1.21 लाख और बढ़ गया, तो इसका क्या हो जाएगा 13 पॉइंट कितना 31 हो जाएगा लाख पर एनम। अच्छा चलो अभी सिर्फ हम बात किए 3 ईयर की। चलो 3 ईयर के बाद इसका इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ तो 10% एडिशनल बढ़ गया, 10% और बढ़ गया, तो 20% इसका और बढ़ गया। अब 4th ईयर में इसका पैकेज कितना होगा, चलो मैं बात करता हूं बेटा इसकी। इसने पहले 3 लाख पर एनम से स्टार्ट किया, इसके बाद 1 ईयर जॉब करने के बाद इसने स्विच किया, चलो इसका 50% बढ़ गया, तो कितना हुआ 4.5। कब, जब 50% इसका पैकेज बढ़ गया, 4.5 लाख पर एनम। अब हर साल तो स्विच नहीं कर सकते, एक साल आपने और किया, 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो चलो आपका कितना 40,000 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 4.9 लाख पर एनम। फिर एक साल और किया इसने, तब इसका 10% बढ़ गया 4.9, तो मान लो चलो 50,000 बढ़ गया आपका, तो कितना हो गया 5.4 लाख पर एनम। और डिफरेंस आप देख रहे हो। और इन इन 3 ईयर में इस बंदे ने कितना ज्यादा अर्न किया, इसने कितना कम अर्न किया। इसके लाइफ का स्टेटस क्या होगा, इसके लाइफ का स्टेटस क्या होगा। 3 ईयर के बाद मान लो इसकी शादी होती है, इसकी भी शादी होती है, इसकी शादी कहां पर होगी, आपकी शादी कहां होगी। फिर उसके बाद आगे जो बच्चे होंगे उनका स्टेटस और आपके बच्चों का स्टेटस क्या होगा। फिर पूरा कैरियर, 5 ईयर के बाद फिर इसका इंक्रीमेंट होता है, अब इसका पैकेज पहुंच जाता है बेटा 20 लाख पर एनम, और आपका अगर इंक्रीमेंट होता है तो आपका पैकेज पहुंचता है 10 लाख पर एनम। अब आप डबल पे अभी भी हो, कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। और पूरी लाइफ कंप्लीट करते करते 60 ईयर में जब ये रिटायरमेंट लेंगे तो इनके पास करोड़ों का इनकम होगा, करोड़ों का सेविंग होगा, और आपके पास 1 करोड़ का भी सेविंग नहीं होगा। फिर और आपका आने वाली जनरेशन पूरा इसी पे डिपेंड कर रही है। क्यों, क्योंकि इनके बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे होंगे, तो आपके बच्चे किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे जहां पर फीस बहुत कम हो, क्योंकि हम उतना एफर्ट ही नहीं कर सकते। तो फिर आज से 20 ईयर्स के बाद जब आपके बच्चे एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो एक का ये लेवल होगा, एक का ये लेवल होगा, फिर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता चला जाएगा। आपका पूरा आने वाली जनरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके कैरियर के ऊपर डिपेंड करती है। और आप चाहते हो कि सिर्फ आप अपने कुछ टाइम की मक्कारी, कुछ टाइम के फायदे के लिए अपने आने वाली पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी को ही दांव पे लगा दो, आप ये चाहते हो। बहुत बड़ी बात है ये, है ना, बहुत छोटी सी लग रही होगी, है ना, कि सर क्या ही होता है ना, इस साल नहीं तो अगले साल जॉब लग जाएगी। चलो मैंने बोला अगले साल जॉब लग जाएगी, अब उसकी बात कर लेते हैं। सर इस साल मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, सर नेक्स्ट ईयर लग जाएगी तब मैं कर लूंगा, सर नेक्स्ट ईयर में सेम पैकेज ज्वाइन कर लूंगा। चलो नेक्स्ट ईयर अगर ज्वाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो बेटा एक बंदे की जॉब लगी
2022 में एक ही जॉब लगी 10 लाख पर एनम, और 2023 में इसकी जॉब, बी की जॉब लगी 10 लाख पर एनम। ठीक है, इस 1 ईयर में इसने 10 लाख रुपए अर्न किया, और जो 1 ईयर था आपने वहां पर कम से कम 2 लाख रुपए स्पेंड किया। क्यों? कोचिंग की आपने, अरे एक्सपेंसेज हुए, जो भी हुआ 2 लाख आपने स्पेंड किया। चलो 2 भी नहीं सर, बहुत होता है 1, अरे 1 भी नहीं, 0, आपने कुछ भी नहीं स्पेंड किया, घर बैठे पड़े खाते रहे, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी 10 लाख का डिफरेंस है। और आपकी आज के दिन एज 20 ईयर है, इसकी मान लो 19 ईयर थी जब इसको जॉब मिली, और जब आपको जॉब मिली तब 20 ईयर थी। इसने 19 ईयर से लेकर कितने ईयर, 41 ईयर जॉब किया। आपने 40 ईयर जॉब किया। ये 10 लाख का 41 ईयर का, 41 ईयर के बाद का टोटल अमाउंट निकाल दो। फ्यूचर वैल्यू आपको पढ़ाया मैंने इकोनॉमिक्स में। इस 10 लाख का आफ्टर 41 ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितना होगा, और आपका कितना होगा? वो 10 लाख तो आप लॉस पे ही हो। 41 ईयर के बाद उसका अमाउंट निकाल दो, करोड़ों में आ जाएगा। समझ रहे हो? आपने कितना लॉस किया? सिर्फ 1 साल नहीं, आपने करोड़ों का लॉस कर दिया। और वो वैल्यू आपको समझ में आ रही है कितनी है? नहीं समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, जो बैंक इंटरेस्ट देता हो मिनिमम सेविंग अकाउंट का, वो 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर दो, और 41 ईयर के बाद की बात कर लो, तब भी 50 लाख के ऊपर का अमाउंट आ जाएगा। मैं जब कहीं इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं तब। और अभी सिर्फ ये नहीं है, ये बंदे का आपसे 1 साल पहले इंक्रीमेंट होगा। आपको क्या लगता है, ये 41 ईयर जॉब करके और आप 40 ईयर जॉब करके जब रिटायरमेंट लेंगे, क्या दोनों का सैलरी पैकेज, दोनों का स्टेटस सेम होगा? नहीं, ये हायर रैंक में होगा, आप लोअर रैंक में होगी। इनकी सैलरी ज्यादा होगी, आपकी सैलरी कम होगी। वो डिफरेंस तो मैं भी काउंट ही नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है 1 ईयर कुछ भी नहीं होता? मैंने एक बार कैलकुलेट किया था, जो जॉब मैं आज कर रहा हूं वही जॉब अगर मैं 1 साल पहले करता, 1 साल पहले अगर मैं उसी जॉब के साथ मूव कर रहा होता, तो पता है 2.6 समथिंग आ रहा था। इतने सीआर का मैंने अपना लॉस किया है, 2.5 करोड़ रुपए मैंने अपना लॉस किया है। मैंने जस्ट काउंट कर रहा था कि जो जॉब मैं आज कर रहा हूं, या जब से मैंने स्टार्ट किया, वही जॉब अगर मैंने तब हीरो होंडा में ना किया होता, अपना वहां पर 1 ईयर वेस्ट नहीं किया होता, और वो जॉब मैं पहले कर लिया होता जो 1 साल लेट कर रहा हूं, तो मैंने जोड़ा था 60 ईयर जब मैं रिटायरमेंट लूंगा, तब मेरा कितना लॉस हुआ होगा। मैं तो बनिया। दूसरा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। तीसरा, आपको ये सारी चीजें समझानी है। तो मैंने अपना कैलकुलेट किया था, 2.6 करोड़ का लॉस किया है मैंने। ये अमाउंट छोटा अमाउंट है? आपको क्या लगता है इस अमाउंट से क्या नहीं कर सकते हम? बहुत बड़ा अमाउंट है। ये इतना मैंने अपना लॉस किया। आप कितना लॉस कर रहे हो? कभी कैलकुलेट करने का सोचा है? नहीं। कभी कैलकुलेट करोगे? मुझे नहीं लगता करोगे। क्यों? इतनी चिंता होती ना तो आपको 1 साल पहले जॉब मिल गई होती। तो सर आपने क्यों नहीं किया? मेरे टाइम पे बेटा कोई बताने वाला नहीं था, और ये मेरी गलती है जो मैंने नहीं किया। मैं ये एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूं, ये मेरी गलती है जो मैंने नहीं किया। 1 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मुझे 4 साल मक्कारी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बीटेक को सिंसियर वे में मूव करना चाहिए था। हो सकता है एमटेक की नीड ही नहीं पड़ती, और एमटेक की नीड नहीं पड़ती तो वो 2 साल का जो मैंने एमटेक किया, और कितना ही मिल गया यार, 8,000 रुपए मिलते थे हमारे टाइम पे। और एक टीचर से मेरा पंगा हो गया था, तो उन्होंने मुझे ई ग्रेड दिया था। बस एफ नहीं दिया था, ई ग्रेड दिया था आईआईटी रुड़की में, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो क्या, मैंने शायद कभी बताया भी हो आप लोगों को लाइव लाइव में, कि मेरा ही प्रेजेंटेशन था, और मैं क्लास के बाहर खड़े होकर टीचर का वेट कर रहा था। सर आए तो रिस्पेक्ट में मैं हट गया कि सर पहले चले जाएं, और सर पहले अंदर गए, मैं जाने लगा, उन्होंने मना कर दिया, बोले आउट। क्लास के अंदर क्यों नहीं थे आप? और मैं उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया, मेरे 50 में 0 मार्क्स मिले थे, और उस सब्जेक्ट में मुझे ई ग्रेड मिली थी, और उसकी वजह से पूरे 6 महीने मेरी स्टाइपेंड कट होके आधी हो गई थी। 50%, 4,000 रुपए पर मंथ मिली थी। वो मैंने अपना लॉस किया था।
सिर्फ एक गलती से। ठीक है, और 2 साल अगर मैं एमटेक नहीं करता, शायद कहीं और होता, तो शायद किसी और पोजीशन पे होता, तो ये 2.6 की बजाय 5 CR भी हो सकता था। ये लॉस किया है मैंने अपनी लाइफ में, और मैं नहीं चाहता ये लॉस आप लोगों को हो। जिन्होंने आज 1 साल लॉस कर दिया है ना, अब आगे मत करो। मैं वापस जाके उसको चेंज नहीं कर सकता जो मैंने बीटेक में किया, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो जो अभी करंट सिनेरियो आप देख रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सिर्फ डराने का मतलब मेन एम ये था, आपको ये रियलाइज कराना है कि आप कितना अपना लॉस कर रहे हो। आपको ये बताना है बेटा कि आप कैसे मूव कर सकते हो। ठीक है, आपके सब्जेक्ट जो चल रहे हैं वो कैसे कैसे आपके मूव करने चाहिए, वो सब बातें अभी मैं आपसे करूंगा, डोंट वरी। ये सारी चीजें आपको ये बताने के लिए था कि आप अपने साथ कितनी चीटिंग कर रहे हो। आप कुछ भी कहीं भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो जो आप वेस्ट कर रहे हो ना टाइम, वो टाइम की अहमियत क्या है, उस टाइम की वैल्यू क्या है। आप टाइम से पैसा बना सकते हो, पैसे से टाइम खरीद नहीं सकते। आपने कई बार, अभी कोविड में लोगों को असलियत पता चल गई, रियलिटी पता चल गई। लोगों के पास पैसा बहुत था, बट रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। लोगों के पास पैसा बहुत था, लेकिन जिंदगी नहीं खरीद सकते थे। लोगों के पास पैसा, करोड़ों रुपए रखा था, लेकिन वो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं अरेंज कर पा रहे थे। क्या करोगे ऐसे पैसे का? टाइम में पैसा बना सकते हो, लेकिन पैसे से टाइम नहीं खरीद सकते ना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना। पैसे से बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन पैसे से एक ही चीज नहीं खरीद सकते, और वो है टाइम। कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि मेरे पास चलो 1 लाख रुपए है, मैं थोड़ा सा 1 घंटे एक्स्ट्रा खरीद लेता हूं आज का? कभी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो फिर वो टाइम किसके लिए वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? हाथ जोड़ने पर भी डॉक्टर नहीं मिल रहे थे। हाँ, आप टाइम नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, आपको जो टाइम मिला है ना, अच्छा वो टाइम हम लोग किसके लिए वेस्ट करते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता। लोग इतनी सारी रील्स देख डालते हैं, और रील्स देखना स्टार्ट करते हैं, कब 2 से 3 घंटे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इंटरटेनमेंट एक अलग चीज है। 10 मिनट 15 मिनट देख लेना, हंस लेना, खुश हो जाना, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आप पूरा 2-2 घंटे वेस्ट कर दो, ये बुरी बात है। मूवी देखना मैं गलत नहीं बोलता, मूवी देखना अच्छी बात है, इंटरटेनमेंट के लिए देखो, लेकिन डेली मूवी देखना गलत बात है। खेलना अच्छी बात है, या तो खेल में ही अपना कैरियर बना लो, और या फिर नहीं बना सकते तो जिसमें कैरियर बन रहा है उसमें कैरियर बनाओ। डेली डेली खेलना, उसमें टाइम वेस्ट करना, वो गलत बात है। वीडियो गेम में किसका कैरियर बन जा रहा है? ड्रीम 11 में किसका कैरियर बन जा रहा है? अगर आज जीतोगे तो कल पक्का हारोगे, तो उसमें कैरियर नहीं बन सकता। और अगर उसमें कैरियर नहीं बन सकता, तो फिर वीडियो गेम खेलने की नीड क्या है? ठीक है, पहली चीज, आज के बाद आपके मोबाइल में जो भी वीडियो गेम होंगे, ड्रीम 11 होगा या उस टाइप के जितने भी ऐप होंगे, वो सारे डिलीट। जिस ऐप में आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता हो वो ऐप डिलीट। जो सोशल मीडिया में आप टाइम वेस्ट करते हो वो सोशल मीडिया डिलीट, या उसको टेम्परेरी डीएक्टिवेट। ठीक है, उसमें बेटा टाइम वेस्ट नहीं होता संस्कृति, वो टाइम इन्वेस्ट है। दो चीजें होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक वेस्टेज होता है। अब आप कहां, अगर आपको लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं वेस्ट है, तो डिलीट मारो, सेल्फ करो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, हो सकता है, डिलीट मारो। कहीं पर भी आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आप समझ ना सको। कहीं पर भी आपको ये लगता है ना कि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको अपने लाइफ से, अपने कैरियर से तुरंत हटाओ। किसी की वजह से भी हो रहा है ना, उसको लाइफ में जगह देने की नीड नहीं। इंस्टा से हो रहा है, इंस्टा डिलीट मारो। ट्विटर से हो रहा है, ट्विटर डिलीट मारो। अब मेरा न्यूज चैनल से बहुत टाइम वेस्ट होता था। न्यूज चैनल में देखता था, मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था इतनी सारी बुराइयां हैं, और उन बुराइयों के चक्कर में मैं अच्छाइयां नहीं देख पाता था कि अच्छी चीजें क्या है। इस समाज में बुराइयां भी हैं तो अच्छाइयां भी हैं। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आगे मूव करेंगे। निगेटिव रहेंगे, हमेशा वही चीजें मेरे दिमाग में चलती थी, और उस निगेटिविटी की वजह से हम और कुछ नहीं कर पाते। तो पॉजिटिव रहो, होप्स बना के रखो। चेंज करने के लिए जब हम एक पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो चेंज करेंगे। पोजीशन पे पहुंचने का ट्राई करो। आईएएस ट्राई करो, आईपीएस ट्राई करो, आईएफएस ट्राई करो, पीसीएस ट्राई करो। ठीक है, या कोई और जॉब के लिए ट्राई करो।
लेकिन जो कुछ करो, गेट करो, एमबीए के लिए कैट करो, एमसीए के लिए मूव करो, कहीं पर भी जाना है शिद्दत के साथ जाओ। जिस कोर्स, जिस कैरियर के लिए आगे बढ़ो, 100% एफर्ट के साथ बढ़ो। दोस्ती और दुश्मनी दोनों शिद्दत से करो, जो भी करना है। गेट से दोस्ती की है तो गेट से दोस्ती शिद्दत से, और इंस्टाग्राम से दुश्मनी भी शिद्दत से करो। उसको कितनी भी मेरी जरूरत होगी, मैं दोस्ती और दुश्मनी शिद्दत से करता हूं। अगर दोस्ती करनी है ना, तो दोस्ती के लिए जान भी हाजिर है। लेकिन अगर किसी से दुश्मनी है और मेरे साथ सामने भाई साहब वो ये बोला ना कि एक बोतल पानी लेके दे दो मैं जिंदा बच जाऊंगा, तो भाई दुश्मनी भी मैं शिद्दत से निभाऊंगा, फिर तो पानी भी नहीं दूंगा। तो जो करना है शिद्दत से करो। अंदर आपके एक आग होनी चाहिए कि अगर मैं कर रहा हूं ना तो ये फिर कंप्लीट करके ही मानूंगा। और लाइफ में मैं, पता है, ऐसा नहीं होगा ना कि मैं फेल नहीं हुआ हूं। अरे सबसे बड़ा फेलियर मेरी लाइफ का मेरा जेई का एग्जाम नहीं निकलना, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या हार मान गया? नहीं, हार नहीं माना कभी। जहां पर हारा हूं ना, उस पॉइंट को पहले स्ट्रॉन्ग किया है, फिर आगे बढ़ा। कोई भी वीक पॉइंट नहीं छोड़े लाइफ में, और आगे बढ़ते ही रहे। और आगे बढ़ने में कभी किसी का साथ नहीं लिया कि हाँ किसी की वजह से बढ़ गए हो, खुद मेहनत करते हुए आगे बढ़े। तो बेटा आपको भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। आप ये मत सोचो कि अगर वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन कोई सर नहीं करा रहे तो हम कंप्लेन करते हैं, सर वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो सर वो हमें अरेंज कराओ ना। आपको खुद से करने चाहिए। जो इजीली मिल रहे हैं वो इजीली मिलते जाएंगे, जो नहीं मिल रहा है वो करते जाओ। जिस लेवल के नहीं मिल रहे हैं उस पर फोकस करो। हर चीज कोई नहीं प्रेजेंट आपके सामने करेगा, हर चीज कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। आपको हर चीज अगर मिल जाएगी ना तो फिर आपका एफर्ट जीरो हो गया। कुछ चीजें आपको अपने आप से भी करनी पड़ेगी। अब बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आप नोट्स भी दे दो, सर शॉर्ट नोट्स भी दे दो, सर सारी चीजें आप ही करा दो। तो आप क्या कर रहे हो फिर अपने आप से? मैं मना नहीं करता, ठीक है करा दूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भेज रहा हूं। अब अभी लास्ट वीक की बात है, एक बंदे ने, सुमित सर ने एक क्वेश्चन पूछा हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन के लिए, कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल के लिए। उस बच्चे ने पूरा नोट किया क्वेश्चन और मुझे सेंड कर दिया, सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दो मुझे। भाई क्यों? अगर सुमित सर हीट ट्रांसफर पढ़ा रहे तो आप दिमाग लगा के सॉल्व करो ना। आपको ये हक कहां पर है कि आप मुझे पूछ लो कि सर आप सॉल्व करके दे दो मुझे? आप क्यों नहीं करो? अब एक बंदे का कॉल आता है, सर जल्दी से 15 मिनट के अंदर मुझे ये क्वेश्चन बता दो। क्यों भाई? मैंने नौकरी लिखा रखी है, किस लिए? 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके दे दो। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो, मैं सॉल्व करके दे दूं और आप चीटिंग से पास हो जाओ। मैं तो कभी ऐसे में हेल्प नहीं कर सकता। तो सीधे एक ही चीज बोलते हैं, बेटा मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं अभी बिजी हूं, नहीं दे सकता मैं। तो कम से कम आपको ना अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ के लिए खुद सिंसियर होना पड़ेगा। आप टीचर्स को ना क्वेश्चन भेजने की बजाय, आप, अब कई बच्चे क्या करते हैं, अब एडवांस हो गया है चीजें, अब वो सवाल करके भेजेंगे, सर ये आंसर मैच नहीं कर रहा, आप जरा चेक कर लो गलती कहां पर है। अब टीचर ये करें कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि आपने कहां मिस्टेक की है, फिर बताएं बेटा ऊपर से 6वीं लाइन में ना आपने ये प्लस का माइनस कर दिया इसलिए गलत आ रहा है, अब हम ये भी करके दें। आपको क्या लगता है ये वाजिब है, ये सही है? नहीं। टीचर से आप चीजों को सीखो, इंप्लीमेंट खुद करो। जब तक आप किसी बैसाखी के सहारे चलते रहोगे ना, तब तक आप अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैं कई बार इग्नोर कर देता हूं ऐसी चीजें, कई बार सेंड कर भी देता हूं, कई बार जब मुझे ये एक रियलिटी लगती है कि नहीं ये क्वेश्चन जेन्युइन है, क्वेश्चन अच्छा है, बच्चे से नहीं हो रहा होगा, तो मैं सॉल्व करके दे देता हूं। और अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो मैं इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक चीज दिखती होगी। कई बार ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, चलना सीखते हैं ना, बच्चा गिर जाता है तो उन बच्चे की माँ उसको जल्दी से उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बच्चे के पापा उसको रोक देते हैं, रहने दो, गिर जाने दो, तभी तो अपने आप उठ के चलना सीखेगा। और बच्चे रोते हैं थोड़ी देर, और बच्चों को ना उठाओ ना, वो चारों तरफ देखते हैं कोई नहीं आ रहा,
तो फिर खुद से खड़े होने का ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन अंततः खड़े होकर चलना सीख जाते हैं। आज आप जो चल दौड़ रहे हो ना कहीं आपके पीछे आपके माँ बाप ने अपने दिल पे पत्थर रखा होगा और सोचा होगा कि यार गिरने दो इसे, पैर में मोच आएगी, ब्लड आएगा, गिरेंगे, छिलेगा, कटेगा, फटेगा, लेकिन एक दिन चलना सीख जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं भी इग्नोर करता हूँ। मेरे लिए आप वही बच्चे हो कि आप गिरोगे तभी सीखोगे, आप हारोगे तो जीत के लिए एक विश्वास जगाओगे। आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, आपको क्या लगता है मैं पोल कराता हूं, हर बार डांटता हूं आपको, तो ऐसा डांटने का एम ये नहीं होता। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। क्वेश्चन आपको मैं जब देता हूं तो 1 मिनट वेट करता हूं और उसके बाद सॉल्व करने स्टार्ट कर सकता हूं। 1 मिनट पहले भी तो सॉल्व कर सकता हूं मैं। अगर 1 मिनट बाद कर सकते हैं तो पहले भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं चाहता हूं उस 1 मिनट के अंदर आप फास्ट वे में उसको ट्राई करके देखो। ठीक है, और जब आप ट्राई करके देखोगे ना तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जब ट्राई ही नहीं करना, कई बच्चे वेट करते रहते होंगे, मुझे तो नहीं दिखता ऑनलाइन में, कई बच्चे वेट करते हैं सर अब जब सॉल्व कराएंगे तब कराएंगे, और जब मैं सॉल्व करा के आगे मूव करता हूं तो तुरंत सर प्रीवियस स्लाइड, मैं समझ जाता हूं ये नोट कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। बेटा ऑफलाइन क्लास चल रही होती ना, फेस देख के मैं बता देता था कि ये वाला टॉपिक, ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन किस बच्चे को समझ में आया, किसको नहीं आया। मैं सिर्फ क्वेश्चन देके खड़ा हो जाता था और इसके बाद सिर्फ सबके फेस रीड करता था, किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा। कई लोग तो इतना बेवकूफ बनाते थे कि पेन उठा के कुछ लिखते नहीं थे, बट पेन ऐसे चलाते थे कि सर को लगे कि बच्चा सॉल्व कर रहा है, और मैं समझ जाता था कि सॉल्व नहीं कर रहा, बेवकूफ बना रहा है। मैं जानता था लेकिन फिर भी नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि अगर वो 4 बार पेन उठा के चलाने का ट्राई करेगा ना तो शायद 5वीं बार वो पेन का निब कॉपी में रख जाए, शायद एक क्वेश्चन बन जाए, और एक क्वेश्चन बन गया तो फिर वो आगे ट्राई करने लगेगा। और मैं देखता था कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा तो मैं क्या बोलता था कि उसका नाम लेके, ठीक है, मान लो जैसे कोई बच्चा है एबीसी, तो मैं उसका नाम लेता था, क्यों भाई एबीसी आ रहा है ना, और वो भी बोल देता था हाँ आ रहा है सर, जबकि मुझे पता होता था उसको नहीं आ रहा। और एबीसी नाम बोलने का मतलब उसका पता है क्या होता था, क्योंकि जब मैं अब उसका सोल्यूशन बताऊंगा ना तो बहुत अच्छे से उस सोल्यूशन को देखेगा वो, और वो क्वेश्चन उसको याद हो जाएगा। मैं जानबूझ के उसका नाम लेता था, और मुझे पता होता था इसको नहीं आ रहा, वो झूठ बोलता था कि सर आ रहा है, हो गया सर, हो जाएगा सर, कर लूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं हिंट देता। कई बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करता, पता है रीजन क्या था? उसी तरह एक पिता की तरह कि बच्चा गिरने के बाद पिता को पता होता है कि इसके चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि जब आज उठा लेंगे ना तो आप हमेशा यही डिमांड करोगे कि पापा फिर कल उठा लो, फिर कल उठा लो, फिर कल उठा लो, और वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। इसलिए हम ऐसा करते थे। तो ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं बेटा जब आपको अपने अकॉर्डिंग मूव करना होता है। ठीक है, इसलिए पहली चीज तो ये, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा, ठीक है, आज ये जो गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी था इसका सिर्फ एक ही मेन था कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता पाऊं, आपको आपके लाइफ के वो पॉइंट बता पाऊं जिसको आप रेक्टिफाई करके आगे मूव कर पाऊं, आपको मैं वो सारी चीजें समझा पाऊं कि आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट क्या है, मैं आपको ये बता पाऊं कि आप किस तरह से अभी भी 1 और 2 डिजिट रैंक के लिए अगर कोशिश करोगे तो आप ला सकते हो। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ से निराश होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है अब सिर्फ और सिर्फ 7.5 मंथ बाकी हैं आपके एग्जाम के लिए, जिसमें लास्ट के 1.5 मंथ आप कोर्स नहीं करते हो, कोर्स आपका सिर्फ 6 मंथ बाकी है, और ये 1.5 मंथ तो हम लोग सिर्फ रिविजन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ, सिर्फ 6 मंथ है आपके पास, और लोग यहाँ से अब गिव अप करना स्टार्ट करने लगते हैं। और कुछ लोगों ने तो अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, वो आपसे उठाने स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि वो शक्तिमान है, उनके अंदर एक स्पेशल पावर है, और वो ऐसा कुछ भी कर जाएंगे। गेट जैसे एग्जाम में कोई पावर काम नहीं आती, और सिर्फ काम आता है तो एक ही, आपकी सेल्फ स्टडी, आपका डेडिकेशन, आपकी प्रिपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, बाकी कुछ नहीं काम आएगा।
ठीक है, आप एग्जाम गेट का देने जा रहे हो, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना बेनिफिट होगा। हम लोग बोलते हैं 3 साल 5 साल 3 बार 5 बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बेटा वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, हम जानते हैं, और होंगे भी तो ज्यादा ज्यादा उसी कॉन्सेप्ट में 60 में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट मिलते जुलते 10 और क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 15-20 क्वेश्चन वही हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन थोड़ी हो जाएंगे, हम जानते हैं, फिर भी बोलते हैं क्यों, इसी बहाने आप प्रैक्टिस करोगे ना। पीवाईक्यू की तरह हम लोग भी पढ़ा देते हैं, आपसे पीवाईक्यू बनने लगेंगे ना तो आप और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ और नया ट्राई करोगे, नया सोचोगे, और जितना ज्यादा आप सोचते हो उतना ज्यादा आप आगे मूव कर पाते हो। ठीक है, तो अब कैसे मूव करना है, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर आपको 1 बाय 1 करके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलो सर व्हाट्सएप में, हाँ ठीक है बेटा, ये था हमारा गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी का कुछ एक मोटिवेशनल पार्ट, जिसमें आपको ये बताना था कि बेटा अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, क्योंकि जब टाइम इतना निकल जाएगा कि आपके पास सिर्फ डर होगा, लेकिन उस डर से बचने का तरीका, उस डर से बचने का टाइम नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये वो टाइम है, अगर आपने 1 मंथ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो 1 मंथ के बाद आप खुद बोलोगे कि सर मैं कर ले जाऊंगा। और जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सर मैं कर लूंगा, कर लूंगा सर, मैं तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर लूंगा, ये नहीं चाहिए। अब मुझे ये चाहिए सर मैं कंटिन्यू मेहनत करूंगा और मैं ये कर ले जाऊंगा, मुझे ये चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके एक एक कमेंट का आंसर करूंगा मैं। ठीक है, चलो, आई हैव कंप्लीटेड FM थर्मो CPP MOFT PYQ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आई एम डूइंग मास ट्रांसफर रिकॉर्डिंग, हीट ट्रांसफर रिकॉर्डिंग एंड मैथ्स लाइव राइट नाउ। I am second year student. Very good. Gate 23 will be my first attempt in my third year. What to be my roadmap? ठीक है बेटा, देवर्ग्या, आपको FM थर्मो CPP MOFT, ये आप बोल रहे हो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपके लिए बहुत ही बिग एडवांटेज है। आपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, उन 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट हाई वेटेज है, थर्मो ऑन एवरेज 10, FM ऑन एवरेज, FM और MO ऑन एवरेज 10, ठीक है, FT ऑन एवरेज 15 है ये, और CPP चलो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, 15 प्लस 10 प्लस 10 25 35 मार्क्स भी मान लो, आप ये कंप्लीट कर चुके हो। और मास और ST ये आपका रिकॉर्डिंग में, और मैथ्स, ये तीनों बड़े सब्जेक्ट हैं। अगर हम इन तीनों का एवरेज मान लें तो 10 10 10 30, ये मतलब आप 65 मार्क्स का या तो कंप्लीट कर चुके हो या लाइव चल रहे हो। आप बेटा 2023 गेट एग्जाम में ना आप इजीली टॉप 100 रैंक मार सकते हो, आपका जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। एक बस आपको एक काम करना है, कुछ भी आप सोचो, कुछ भी करो, डेली आप 20 न्यूमेरिकल्स जरूर करना, और ये न्यूमेरिकल्स वो सब्जेक्ट के होंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं या तो रनिंग में है, और ये आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए गेट एग्जाम तक, बस इतना करना आप। सर ये कौन से एग्जाम्पल हो, कौन से क्वेश्चन हो, बेटा चाहे आपके जो प्रैक्टिस हम देते हैं वो हो, मैंने आप लोगों को कल एक प्रैक्टिस सेशन दिया था प्रोबेबिलिटी का, 2 प्रैक्टिस सेशन आपको आज मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के, एक प्रैक्टिस सेशन आपको मे बी कल या परसों में और मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएंगे एज ए असाइनमेंट, आप उनको सॉल्व कर लेना। 100 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ प्रोबेबिलिटी में, और कम से कम 200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, बहुत है इतना। तो आपको बस एक चीज करनी है बेटा, प्रैक्टिस के लिए 20 न्यूमेरिकल्स आप पर डे करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स किसी भी दिन ब्रेक ना हो, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हो या रनिंग में है, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो या अलग से आपको असाइनमेंट मिला हो, असाइनमेंट हो या PYQ हो या किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो या किसी बुक के क्वेश्चन हो, बुक को इग्नोर करने का ट्राई करना ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप चाहो तो उसको भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बुक में कई बार सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि ये गेट के लायक क्वेश्चन है या नहीं है, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बाकी आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक, टेस्ट सीरीज अभी आपके पास नहीं है, जुलाई अगस्त तक आपको मिल जाएगी, वहां से आप करना स्टार्ट करो। ठीक है, और बाकी असाइनमेंट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और नहीं कुछ है ना, जो क्लास में आपको सब्जेक्ट में क्वेश्चन कराए हैं तो क्लास क्वेश्चन ही आप करो, लेकिन 20 क्वेश्चन बिना देखे डेली करने का ट्राई करना। और डेली आप ये टाइम नोट करना कि आज 20 क्वेश्चन कितने देर में किए हो, नेक्स्ट डे कितने देर में किए हो, नेक्स्ट डे कितने देर में किए हो। एक सिंपल सा ऐसे A4 साइज लो, उसको बीच में 3 पार्ट से मोड़ो, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे करके लिखना स्टार्ट करो। डेट डालो, 20 क्वेश्चन कितना टाइम लगा, अगले दिन 20 क्वेश्चन कितना टाइम लगा, अगले दिन। आपको 1 महीने तक ये करना है। 1 महीने के बाद आपको अपने आप इंप्रूवमेंट नजर आएगा, और वो जो आपको कॉन्फिडेंस देके जाएगा, वो आपको फाइनल रिजल्ट, गेट की रैंक देके जाएगा। बस इतना करना, ठीक है। और जैसा चल रहा है चलने दो। अगर पॉसिबल है तो बेटा जो चीजें लाइव चल रही हैं लाइव ज्वाइन करो, ज्यादा बेटर है। जैसे आप एफएम अभी मिस कर रहे हो लाइव, तो अगर कोई सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड कर रहे हो, ठीक है, तो रिकॉर्डेड तो फिर बाद में करना है तो भी रिकॉर्डेड ही होगा। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड का एक सब्जेक्ट भले ड्रॉप कर लो, लेकिन एफएम को आप लाइव यहां से स्टार्ट कर लो। अच्छा, आप ऑलरेडी एफएम कंप्लीट कर चुके हो, अगर कॉन्फिडेंस है तो देन कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर जैसा चल रहा है चलने दो। इसके बाद सीआरई अभी स्टार्ट करूंगा, तो सीआरई लाइव चलना मेरे साथ। कम से कम एक सब्जेक्ट में आप लाइव चलते रहे ना, आपको अच्छा फील आता रहेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। ठीक है, कोई भी न्यू सब्जेक्ट आने वाला होगा, कोई भी अपडेट होगा, वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मेरा सेकेंड टाइम चल रहा है सर, और मैंने इस बार MT ST MO पूरे किए हैं, और ST MO प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, 2 टाइम्स रिवीजन। ठीक है, MT शॉर्ट 2 टाइम, ठीक है बंदा, ठीक है आपका भी। और थोड़ा सा एक काम करो, आप भी इसी को फॉलो करो, है ना। जब तक आप BHU नहीं जा रहे हो, किसी कॉलेज में नहीं जा रहे हो, तब तक 20 क्वेश्चन पर डे आप सॉल्व करने का ट्राई करो। और बाकी मुझे नहीं लगता आपको अब कोई और रिस्क लेने की नीड है। आज इस वाले काउंसलिंग में BHU को फाइनल एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दो, और एडमिशन प्रोसेस के साथ आगे मूव करो। ठीक है, PC प्रैक्टिस, PYQ, MO प्रैक्टिस, थर्मो थेरी, ST एंड मैथ्स रनिंग। तो कुशाग्र, आप बेटा FM क्यों नहीं कर रहे हो? अगर कॉलेज से आप फ्री हो चुके हो तो आप FM भी स्टार्ट करो, अब धीरे से उसको भी लाइव लेके चलो। ठीक है, और बाकी जो भी कंप्लीट हो चुके हो, हर संडे को उसका रिवीजन करना। मैं भी आपको सबको बता दूंगा जिसका जैसा चल रहा है कि रिवीजन कैसे करना है। संस्कृत MT IPC CT कंप्लीट हो चुका है, MT IPC CT कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स हीट FM रनिंग है सर, जो कंप्लीटेड है उनका रिवीजन भी हो चुका 3 टाइम्स, शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीटेड है सब्जेक्ट के। वेरी गुड। संस्कृति, आपको भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। 20 क्वेश्चन आप अपने लाइफ में, आप अपने अभी 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन के लिए, टाइम स्पैन में, ये एक ऐसा मान लो जैसे आपने किसी दिन 20 क्वेश्चन नहीं किया तो आपने आज खाना नहीं खाया, है ना। ये एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की तरह कुछ इसको फिक्स कर दो, और ये 20 क्वेश्चन पर डे आपको करने, जो हम लोग करा रहे हैं उसके अलावा। ठीक है, खुद से जो मैंने आज कराए, आप भले ही कल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लेकिन 20 क्वेश्चन बिना देखे आपको सॉल्व करना है। बस इतना आप प्रैक्टिस करो, आपको 1 महीने के अंदर इसका इंप्रूवमेंट समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत हेल्पफुल है, ये आपका आयुर्वेदिक दवा की तरह है। आपने स्टार्ट किया, सडन समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद इसका परमानेंट आपको रिजल्ट मिलेगा सीधा। ठीक है, शांतनु सर, PC प्रैक्टिस, ठीक है, H2O PYQ प्रैक्टिस, MO PYQ प्रैक्टिस, IPC PYQ कंप्लीटेड, मैथ्स रनिंग, FM रनिंग। ठीक है शांतनु, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, और मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करना। जैसे मैथ्स का आपका जितना भी मिसिंग है, पहले मैथ्स उतना कंप्लीट करो। FM आपका जो भी अगर लाइव चल रहा है तो चल ही रहा होगा, अभी ज्यादा लेक्चर हुए नहीं, अगर मिसिंग है तो उनको कंप्लीट करो। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करो, उनके शॉर्ट नोट्स रेडी रखो, और अगर वो सब कुछ रेडी है, देन फिर एक सब्जेक्ट आप और उठाओ रिकॉर्डेड फॉर्म में, चाहे FT, चाहे MT, चाहे HT, कोई एक सब्जेक्ट बड़ा उठा लो। FT 15 मार्क्स का है, MT 12-13 मार्क्स का है, HT भी 10 मार्क्स का इस समय आ रहा है। ठीक है, तो इन 3 में से, चाहे IPC, इन 3-4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप रनिंग में लो। ठीक है, प्रैक्टिस रिकॉर्डेड के साथ में।
लेकिन तब लेना जब मैथ्स आप बिल्कुल प्रॉपर लाइव आ जाओ, इसके पूरा कंप्लीट कर लो, एफएम लाइव आ जाओ, तो 2 सब्जेक्ट लाइव, तब तक आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, सीआरई स्टार्ट हो जाएगा। तो सीआरई और एफएम लाइव चलने देना, एक सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड चलने देना, और जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनको प्रॉपर रिवीजन चलने देना। चलो, बीएचयू में इतना ज्यादा सर, हाँ पैकेज की बात कर रहे थे आप, ठीक है ठीक है। मंदार, हम लोग जस्ट एक इंसान हैं जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और कुछ जगह ऐसी हेल्प होती है जो आपको मोटिवेट करती है, कुछ जगह सब्जेक्ट रिलेटेड हेल्प होती है, वो हम लोगों का काम है। मैं जब टीम बनाया था तो टीम में एक ही चीज मैंने कंपलसरी की थी कि कभी भी मैं किसी भी चीज के लिए बोलूंगा किसी से भी, तो आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बैक करोगे कि इसका फायदा क्या है। चाहे वो सुमित सर हो, चाहे त्यागी सर हो, चाहे प्रतीक सर हो, या मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े थे, और चाहे मैं खुद हूं, जब भी हम कुछ काम करने के लिए सोचते हैं तो हम उसका ये नहीं सोचते कि उसका रिवार्ड बैक क्या मिलेगा, हम ये नहीं सोचते इसका अर्निंग क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। और मेरी टीम में मेरे साथ वही लोग रह पाते हैं जो पैसे से आगे निकल के, जो अपने प्रॉफिट से आगे निकल के, जो इस दिमाग से आगे निकल के दिल से काम करते हैं, वही लोग मेरे साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक दो तीन चार नहीं, ऐसे कम से कम 50+ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन रुके सिर्फ 5-6 लोग ही हैं, बाकी सब लोग निकलते गए, क्योंकि हर बंदा इस तरह से बिना अपने स्वार्थ के हेल्प नहीं करता, ठीक है। अगर कोई हेल्प भी कर रहा होता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई फायदा होता है, और मैं बस यही चीज लेके आगे मूव किया था कि मुझे फायदा नहीं चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद नहीं करता कि आज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो कल के दिन आप मेरी हेल्प करो, मैं उम्मीद नहीं करता। वो कर दो वो एक अलग बात है, और वो भी मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपसे जो फायदा लूंगा वो किसी तरह आपके टाइम का, आपके मनी का लूंगा। सिर्फ मैं एक ही चीज का फायदा का सोचता हूं कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जब आप स्टेबल होंगे तो आप एक हेल्प करोगे, वो एक हेल्प ये कि आप अपने आने वाली जनरेशन की हेल्प करोगे, आप अपने आने वाले जूनियर्स की हेल्प करोगे। अब वो हेल्प आप मेरी नहीं करो, आप अपने जूनियर्स को कोर्स परचेज करवा दे रहे हो, 4 लोग मिलके एक कोर्स परचेज करवा दे रहे हो, आप उनके लिए बुक्स अरेंज कर दे रहे हो, आप उनको सिर्फ मेंशन कर दे रहे हो कि आप ऐसे ऐसे पढ़ लो, आप उनको गाइड कर दे रहे हो, आप मेरे साथ या मेरे टीम में से किसी के साथ एक सेशन अरेंज कर दे रहे हो, आप उनको गाइड करने का, उनको मोटिवेट करने का। बस इतनी सी उम्मीद है मेरी आप लोगों से, और इस उम्मीद के लिए मुझे ये नहीं लगता कि मैं इसमें कोई अपना स्वार्थ देख रहा हूं, या आपके ऐसा करने से मेरा कोई पर्सनल फायदा है, नहीं कोई फायदा नहीं। तो मैं अपने पर्सनल फायदे के लिए करना होता तो वो मैं कर रहा हूँ। जो मेरे मार्केट में प्रोडक्ट चलते हैं उनका मेरा कोई वो नहीं है कि मैं उसमें प्रॉफिट नहीं लेता, लेता हूँ भाई। मार्केट में जो चीजें मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं उसका पैसा, उसका कमीशन मुझे मिलता है, वो चीज है, तो वो मैं बिजनेस करता हूँ। और जो ये चीज कर रहा हूँ ना, ये स्वार्थ से बाहर निकल के, अपने सेल्फिशनेस से बाहर निकल के फिर कर रहा हूँ। और जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना प्लस में, उसका मुझे सैलरी मिलता है, वो फ्री में नहीं पढ़ा रहा। हाँ, लेकिन 2 घंटे का सेशन है, 2 घंटे के बाद जो 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ उसका नहीं मिलता, लेकिन जो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है उसका मिलता है मुझे, तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ, उसका पैसा ले रहा हूँ। कंटिन्यू आपका ऐसा नहीं है कि 1 मंथ आपको पढ़ा दूं बिना पैसे के, फ्री पढ़ा दूं। हाँ, एक बार ये जरूर हुआ था कि मुझे बोला गया था सर आप केमिकल के टीचर हैं, आपको मैथ नहीं देंगे। मैं कहा कोई बात नहीं। बोले आप तब भी पढ़ाएंगे? मैं कहा तब भी पढ़ाऊंगा। बोले सर उसका पेमेंट नहीं होगा। मैं कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बार मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे मैथ का पेमेंट मिल रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा, मिल रहा है। बाद में उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हो कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा टाइम पढ़ाते हैं, शिद्दत से पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे उसका पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन मैंने बोल दिया था कि नहीं भी मिलेगा तो मैं मैथ पढ़ाऊंगा, चाहे मैं फ्री पढ़ाऊं, मैंने बोला था। तो कुछ चीजें मैं करता हूँ जो सोच के करता हूँ कि बच्चों के लिए करनी है, उसके लिए कोई पेमेंट की नीड नहीं होती। तो बस उतना ही आप लोगों से चाहिए कि उतना आप लोग करते रहेगा। अगर किसी को लगे कि सच में सर ने हमारे ऊपर एक हेल्प की थी, तो उस हेल्प को किसी अदर की हेल्प करके उसको कंप्लीट कर देना, ठीक है।
आपसे मुझे और कोई उम्मीद नहीं है कि आप मेरे लिए कुछ करो, ना मैं चाहता हूँ ऐसा, ठीक है। जब तक सांसें चल रही हैं अपने आप से अपना हम कर सकते हैं, है ना। बस हाँ, एक चीज की नीड रहती है, सपोर्ट की। सपोर्ट करो, अवेयर करो लोगों को, सबको बताओ, बस यही सपोर्ट है। अगर कर सकते हो तो आप स्टेटस लगा सकते हो अच्छे सेशंस का, आप कर सकते हो तो दूसरों को इन्फॉर्म कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ये सपोर्ट कर चाहता हूँ। अगर ये आपको लगता है कि गलत है तो मत करो, अगर आपको लगता है सही है तो कर सकते हो, इसमें भी कंपल्सन नहीं है ना। मुझे तो गेट ही नहीं आता था आपकी वजह से। मैं बताता हूँ बेटा, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, जो है वो सब आपकी मेहनत है। हम अपना काम कर रहे हैं और आपको अपना करना चाहिए। सर मैथ्स 21 से स्टार्ट होने वाला है क्या यूट्यूब पर? आदित्य अभी तक तो ये प्लान है कि स्टार्ट करो, लेकिन यूट्यूब की पता नहीं, मुझे इस बार कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। मैं चाहता तो हूँ 21 से। अच्छा आदित्य, आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? करूंगा, मैथ कंप्लीट तो करूंगा चाहे कैसे भी करूं, बट पता नहीं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं स्टार्ट कर दूं, बाई चांस आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तब क्या होगा। तो कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ सेशन लगा के देखता हूँ यूट्यूब में, कुछ प्रैक्टिस सेशन या कुछ ऐसा, या फिर मैट्रिक्स का रीजन टाइप जो पढ़ा चुका हूँ, और अगर रिस्पॉन्स आया देन फुल कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सर एमटेक के टाइम पे कितना घंटे पढ़ना चाहिए गेट के लिए? एमटेक के टाइम पे आपका कॉलेज के अलावा जितना भी टाइम मिलता है, तो 1 घंटे आप दे दो अपना, सुबह फ्रेश होना, नहाना धोना, है ना, ये सब चीजों के लिए। और 1 घंटे दे दो पूरे दिन में खाना खाने के लिए, 2 घंटे, 6 घंटे सोने के लिए, 6 + 2 8 आवर्स, और +1 आवर्स आप एक्स्ट्रा मान लो, कभी असाइनमेंट मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, 9 आवर, ठीक है। तो 24 - 9 माइनस कॉलेज टाइम, इसके बाद जो भी बाकी बचा वो पूरा का पूरा आपको देना चाहिए गेट 23 के लिए। और ये कब तक रहेगा आपका? फरवरी के फर्स्ट वीक तक। और उसके बाद आपको क्या करना है? अगर इस बार गेट में बहुत अच्छे रैंक आ जाए देन बेस्ट, नहीं आए तो चुपचाप फिर अपने स्किल्स पे वर्क करना, अपने लैंग्वेज पे वर्क करना, अपने सॉफ्टवेयर पे कमांड करना, केमिकल सॉफ्टवेयर पे कमांड करना, अदर सॉफ्टवेयर, अदर कंप्यूटर लैंग्वेज पे कमांड करना, ठीक है। अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना, और इसके बाद फिर टेक्निकल स्ट्रांग करना। और गेट की तैयारी में ऑलरेडी टेक्निकल स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। बाकी अदर चीजों पे फोकस करना और प्लेसमेंट पे ध्यान देना। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग गेट 24 के लिए तैयारी करो। अगर 23 अच्छा कर जाते हो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर अपना प्लेसमेंट की तैयारी करना स्टार्ट कर देना मंदार, ठीक है। और फिर उसी टाइम पे खूब मस्ती भी कर लेना, ठीक है। गंगा जी के घाट भी हो आना, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट जितने भी हैं, है ना, वो सब में खूब जाके मस्ती करना। नाइट में 2 बजे तक बैठ के वहीं चाय पीना, एक कुल्हड़ वाली चाय बहुत अच्छी देते हैं, 80 घाट के आसपास कहीं कुछ, ठीक है। तो वो 80 घाट में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कौन सा घाट है सबसे पहले वाला, उस घाट पे, है ना, तो बहुत अच्छी चाय मिलती है, वहीं बैठ के पीना, वो सब करना। लेकिन तब फरवरी तक चुपचाप बिना मस्ती किए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना। 3 4 लोगों को ऐसा पकड़ लेना जो पढ़ाई पे फोकस करें, जैसे एक अतीश है ना पढ़े तो मुझे बता देना, मैं वहीं आके कूटूंगा, ठीक है। बीएचयू में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना, कम से कम 50% स्टूडेंट तो मेरे ही होंगे बीएचयू में, जो भी एमटेक में एडमिशन लेंगे। और उस 50% में कुछ होंगे जो मेरे अपोजर होंगे, जो मेरे कुछ होंगे जो सपोर्टर होंगे, ठीक है। कोई मतलब नहीं अपोजर हो या सपोर्टर हो, आपको उससे बेनिफिट है, आपको पढ़ाई करने का एक मौका मिल रहा है, आपका एक अच्छा ग्रुप बन रहा है, कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर कोई मेरी बुराई भी करे तो कई बार लड़ाई नहीं करने लगना, बुराई करे तो इस कान से सुनना, इससे निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, हर बंदे को मैं खुश नहीं कर सकता, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो कितना भी किसी के लिए कर दो ना तो कुछ ना कुछ अपोज करते ही रहते हैं। तो यार उनको नहीं चेंज कर, उनको इसी चीज की दिक्कत है कि सर इतना कर ही क्यों रहे हो, ठीक है। तो हर तरह के सब बंदे मिलेंगे, तो आप अपना माइंडसेट बना के चलना, अपने कैरियर के लिए वर्क करना, ठीक है। चलो, आईपीएल वर्सेज कैरियर का सेशन रखा था सर आपने, आज भी याद है, यस। उसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। सर मुझे नींद की प्रॉब्लम हो गई है, मैं 5 आवर सो नहीं पाती, नींद नहीं आती। संस्कृति, टेंशन ज्यादा ले रहे हो क्या? 6 आवर्स आपको कंप्लीट नींद लेनी है,
6 आवर्स लेनी है। अगर आप शाम को नाइट में 1 बजे सोते हो ना, तो 7 बजे के पहले मत उठना। ठीक, 7 बजे का अलार्म लगाओ तब उठो। 6 घंटे से कम नींद मत लो, है ना, नहीं तो फिर कभी ना कभी सर दर्द की प्रॉब्लम होगी, बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, आपको थकावट फील होगी, है ना, तो आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, टेंशन लेना छोड़ दो, ज्यादा सोचना छोड़ दो, लेकिन हाँ डरते रहो कि आपको आगे कुछ करना है। बाकी 6 घंटे की प्रॉपर नींद लो। सुबह जब सो के उठो तो तुलसी की पत्ती या एप्पल जरूर खाया करो, ठीक है। और उठते ही सबसे पहले ब्रश जरूर किया करो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी डेली लाइफ रहती है उसके साथ, है ना, फिर अपनी लाइफ मतलब डे स्टार्ट किया करो। तो ये सारी चीजें जरूर करना। और नाइट में थोड़ा सा रिलैक्स होके सो, पूरी नींद आएगी। टेंशन लेके मत सोना। सर प्लीज एमटेक और गेट कैसे बताया तो बेटा आपको? यस सर, कोई भी काम या वर्क के फिनिश्ड हो जाने से पहले हार एंड जीत कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। एक सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा वीडियो चला था फुटबॉल वाला, कि वो बंदा किक करने के बाद, है ना, उसे लगता है गोल हो गया है, बट गोल नहीं होता, बॉल ऊपर चली जाती है। तो जब गोल नहीं होता तो वो बैठ जाता है कि यार मैं हार गया, ठीक है। और उसके बाद जो टीम का बंदा था उसको लगता है गोल नहीं हुआ, वो खुश होने लगता है, और बॉल वापस से नीचे गिरती है और फिर गोल हो जाता है। तो फाइनल रिजल्ट तक अपनी हार और जीत को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। राइट केदार, ठीक है, बहुत डीप है। यस, मैं तो एक ही सेंटेंस के बारे बेस पर मेरे सारे काम करता हूँ, फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन रिजल्ट। यस केदार, राइट, बिल्कुल सही है, और ये आपको रिजल्ट जरूर देगा, ठीक है। मेरा भी तो 1 साल ड्रॉप है, बहुत से बच्चों का ड्रॉप है, ठीक है, लेकिन अब आगे उस ड्रॉप को ना वेस्ट मत करो बस, ठीक है। हाथ जोड़ने पर भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, यस, बहुत प्रॉब्लम थी बेटा उस टाइम पे। यस सर, मैं गूगल न्यूज ही पढ़ता हूँ बस 1-2 मिनट की। अनुपम, ठीक है बेटा, देखो अवेयर रहना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करना, उसके लिए निकल जा रहे हो, चलो चलते हैं रोड पे, जाम लगाएंगे, चक्का जाम करेंगे, ट्रेन जलाएंगे, है ना, तो वो सारी चीजें सही नहीं है। अवेयर रहना चाहिए। मेरे साथ पता है क्या है, मैं किसी भी चीज को सोच के ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाता था, सडन किसी का भी अपोज करने लगता था, सडन किसी का सपोर्ट करने लगता था। बचपना था, लेकिन चीजें धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ती हैं, तब फील हुआ कि नहीं यार ऐसा ये गलत है। हमें प्रॉपर डिसीजन तब लेना चाहिए जब हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देख लें। और अभी स्टूडेंट लाइफ में ना आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं रखना है। आपका जो कैरियर है उसके तरफ मूव करो, उसके तरफ आगे बढ़ो। जब तक गेट नहीं तब तक अन अकेडमी ही चलेगी। यस सर, प्लीज एक बार गेट और एमटेक का बताया तो मंदार बेटा आपको। चलो गुड, चलो ठीक है। अभी तो मैं गिरा हूं, हाँ तो उठने का ट्राई करो। ऐसे थोड़ी गिरा जाता है कि सर गिर गए हो मैं उठूंगा नहीं, क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा सर मैं, या फिर सर मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये ताने आपको हमेशा मिलेंगे बेटा, याद रखना। यस सर, आपकी वजह से मैथ्स आने लगा है, नहीं बहुत वीक थी मैथ्स, संस्कृति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत और रेगुलरिटी कॉन्टिन्यूटी वजह से आपको मैथ आ रहा है। सर 21 से स्टार्ट होने, आदित्य बताया बेटा आपको, 21 से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले कुछ दिन का एक टॉपिक स्टार्ट करके देखूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही कंटिन्यू करूंगा। सर थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिंस, 2 ही पार्ट है यार, एक क्लासिकल एक सोल्यूशन। पूरा पढ़ो, इंपॉर्टेंट पे मत फोकस करो, पूरा पढ़ो। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स त्यागी सर से पूरा पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद अपने आप फीलिंग आपको थर्मो की आने लगेगी। चलो, आई विल डू नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइव, ठीक है बेटा। यस सर करके ये बात मुझे आपकी पिछले साल की याद है। सर सियारी की प्रैक्टिस कहाँ से करें? सोची, सियारी की प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैं भी बेटा सियारी प्लस पे स्टार्ट करने वाला हूँ, और प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा, वहां से करना, ठीक है। अभी जितना पढ़ लियो उसको रिवीजन करो,
और जब मैं प्रैक्टिस सेशन करूंगा या तो स्पेशल क्लास में होगा या यूट्यूब में होगा, वहां से आप मेरे साथ कंटिन्यू करना। सर मेरे गेट एग्जाम के बाद से सिर्फ पीसीएमओ हुआ है, एमटी मैथ्स एफएम रनिंग है। नीतू स्पीड बढ़ाओ, पीसी और एमओ का प्रॉपर रिवीजन करो। मैथ्स आप पूरा लाइव किए हो तो पूरा कंप्लीट होगा। एमटी आपका रिकॉर्डेड में चल रहा था और एफएम आपका लाइव चल रहा है, ठीक है। तो पीसी और एमओ को प्रॉपर फॉर्म में रिवीजन करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और डेली 20 क्वेश्चन का एक शेड्यूल बनाओ कि डेली 20 क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है। एक टाइम फिक्स करो कि आपको ब्रेकफास्ट करने है तो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम, डिनर करना है तो हाफ एन आवर का टाइम, लंच करना है हाफ एन आवर का टाइम, 15 मिनट का टाइम, एक टाइम सेट करो। उस टाइम से ज्यादा आपको कहीं बैठना नहीं है, उस टाइम से ज्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना, ठीक है। जितने टाइम आप पढ़ाई करो उतने टाइम आप लिख के पढ़ो, और एक नोट्स बनाओ, एक रफ कॉपी निकालो, उसमें डेली का मेंशन करो आज आपने क्या क्या पढ़ा। या पूरा दिन वेस्ट करके फिर लिखने का कोई फायदा नहीं। 3 घंटे में मैंने क्या पढ़ा अभी सुबह के स्लॉट में, 3 घंटे में मैंने क्या पढ़ा इवनिंग के स्लॉट में, है ना। ब्रेकफास्ट से पहले आपका एक स्लॉट होना चाहिए, चाहे वो हाफ एन आवर का या 1 घंटे का स्लॉट हो। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कम से कम आपका मिनिमम 2 घंटे का स्लॉट होना चाहिए, ठीक है। फिर लंच के बाद में आपका कम से कम 2 घंटे का एक स्लॉट होना चाहिए। फिर आपके प्रैक्टिस सेशन वो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और फिर कंटिन्यू नाइट तक लाइव चलती है। तो ये कम से कम इतने सेशन आपके फिक्स होने चाहिए, और हर सेशन के बाद जो आप खुद से कर रहे हो उसके बाद लिखो कि इस 2 घंटे के पीरियड में आपने क्या क्या किया, सही हो जाएंगी चीजें। 2 जुलाई से मेरा सेकेंड ईयर के सेमेस्टर खत्म होगा, तो मैंने एमटी का प्लान किया है वैकेशन में। सो एमटी के लेक्चर के साथ तब बीके दत्ता पढ़ूं क्या? आदित्य, अंकुर सर हमेशा बीके दत्ता मना करते हैं, बीके दत्ता में बहुत सारी गलतियां हैं। तो एक काम करना, आप बीके दत्ता के अलावा एक बार सर से मैं पूछ के बता दूंगा आप किस बुक के साथ कंटिन्यू करो, ठीक है। और जैसे ही आपका आदित्य एग्जाम कंप्लीट होना उसके बाद आप मुझसे बात कर लेना, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करो, कैसे आगे मूव करो, ठीक है। एग्जाम रिटर्न 23-24 है, देन ओरल है। सो ठीक है, आप एग्जाम रिटर्न तक कंप्लीट कर लो और ओरल वाले में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना। नंदार, किसी के लिए किसी से भी लड़ाई नहीं ली जाती, सबके अपने अलग अलग व्यू होते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं, ठीक है। एक काम हमेशा याद रखना लाइफ में, मैंने अभी ये रिसेंटली सीखी है, अब आप मान के चलो कि 15 दिन के अंदर सीखी है। क्या? एक कहावत, नेकी कर दरिया में डाल, एक कहावत है। और किसी बंदे ने जिसने भी ये कहावत दी होगी ना, वो बहुत सोच समझ के बोला होगा इस बात को। पता है क्यों? अभी कुछ दिन पहले मुझे कई चीजें बहुत हर्ट हुई थी, बहुत ज्यादा, बता नहीं सकता मैं लाइव में क्या, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ चीजें हर्ट हुई थी। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, आप ये सोच के मत करो कि आप उसके लिए कर रहे हो, आप ये सोच के करो कि ये आपको करना है, ये आपका दायित्व था, ये आपका कर्म है, और करो और भूल जाओ, ठीक है। ठीक है, तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको लगेगा कि वो बंदा आपका फायदा उठा रहा है, आपको लगता है कि आपका दायित्व है तो उसके साथ आगे कंटिन्यू करो। आपको लगता है कि नहीं यार कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, तो उसी पोजीशन पे उससे किनारा कर लो, साइड हो जाओ, बस। आपको लड़ने की, बोलने की, बताने की नीड नहीं होती। मैं अभी तक दूसरे तरीके का था, मैं बहुत लड़ता था, ठीक है, मैं अपने हक के लिए लड़ता था। उसके बाद समझ में आ गया कि हक कुछ नहीं होता। क्या हक? और जो हक है ना वो आपके पास अपने आप आएगा, ऊपर वाला किसी के साथ चीटिंग नहीं करता। तो हक छोड़ दो, कर्म करो, होगा अच्छा, ठीक है, नहीं होगा उम्मीद मत करो सामने वाले से, उम्मीदें बहुत हर्ट करती है, उम्मीदें करना छोड़ दो, अपनी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट हो वो दो, और किसी के लिए किसी से लड़ाई नहीं लड़ना, बस। अपने आप उठ जाती हैं, अपने आप उठ जाती हैं। तो आ, आप मन में यही सोचो कि 6 घंटे में सोना है। पता है मेरे साथ एक चीज और थी, मैं अगर सोच लूं कि यार कल के दिन संडे पूरा सोना है, तो 8 घंटे भी नींद नहीं खुलेगी। और मैं सोच लूं कि सुबह यार कहीं जाना है, कल ये काम करना है, तो नींद अपने आप खुल जाएगी।
आप ये सोच के सोया करो कि 6 घंटे सोना है। सोते टाइम आपके मन में यही चले कि अच्छा आज क्या बज गया, 2 बज गया है, मैं 6 घंटे बाद सो के उठूंगी। ठीक है, अपने आप आपकी नींद 6 घंटे बाद ही खुलेगी। तो कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी लो। सर ऐसा क्या होता है, ये एक माइंड गेम है ना। मन में जैसा चलता है वैसा ही होता है, एग्जैक्टली होता है ये, ऐसा नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बिलीव करके जाते हैं कि उनकी दवा फायदा करेगी। बाकी वही दवा कोई और डॉक्टर लिखता है, नहीं सही होता, वही दवा दूसरा डॉक्टर लिख देता है, जिसके ऊपर बिलीव करते हैं सही हो जाता है। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 आवर की नींद लीजिए। यस सर, ड्रॉपर के लिए डे कैसे प्लान करें? नमन, ड्रॉपर के लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा कैसे प्लान करो। सुबह सो के उठे, मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता था। मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता था, सुनना। मैं बेटा 8 बजे सो के उठता था, 8 AM सो के उठता था। ठीक है, हाथ में ब्रश वही टेबल पे रखी होती थी, हॉस्टल में रहता था उस टाइम पे। हाथ में ब्रश, मंजन लगाया, ठीक है, वॉशरूम तक गया, मुंह धोया, ठीक है, ब्रश को गीला किया, ठीक है, फ्रेश हुए और ब्रश करते हुए मेस तक पहुंचा। मेस में जाके मंजन करता था। भाई उतना टाइम क्यों 5 मिनट खड़े होके करना है, तो वो 5 मिनट भी यूटिलाइज करता था। हॉस्टल से मेस हमारा था लगभग 200 मीटर। ठीक है, तो ब्रश करते हुए जाता था और जो मेस का वॉशरूम था ना, वहां पर ब्रश करता था, ब्रेकफास्ट लिया और सीधे पहुंचता था हॉस्टल, सॉरी डिपार्टमेंट। तो वहां पर जाके डिपार्टमेंट में साइन करता था। अगर टाइम होता था तो सुबह ही नहा लेता था, नहीं टाइम होता था तो डिपार्टमेंट में साइन करके सीधे लाइब्रेरी चला जाता था। और इसके बाद 8 बजे से लेकर लगभग लगभग 12:30 1 बजे तक मैं पढ़ता था। नहा के गया तो 1 बजे तक, अगर स्नान नहीं किए तो 12:30 बजे लाइब्रेरी से मैं वापस अपने रूम में आ जाता था। हाफ एन आवर में नहाया धोया, ठीक है, रेडी हुआ। 1 बजे फिर लंच के लिए गया। फिक्स था मेरा 20 मिनट के अंदर लंच मुझे कंप्लीट करना है। 20 मिनट में लंच किया, 10 मिनट के अंदर मुझे वापस लाइब्रेरी पहुंचना होता था। फिर मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर कंटिन्यू में पढ़ाई करता था। मेरे जो गाइड होते थे वो हमेशा लंच के बाद आया करते थे। तो मैं क्या करता था कि 1:30 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। अगर नहा के नहीं गया 12:30 बजे से 1:30 1 घंटे का बीच में ब्रेक। अगर सुबह ही नहा लेता था तो आधा घंटे का ब्रेक। और फिर इसके बाद मैं सीधे लाइब्रेरी जाता था। 3 बजे मैं लाइब्रेरी से आता था। हमारे गाइड की क्लास लंच के बाद में 1 2 से 3 बीटेक वालों की होती थी। 3 बजे क्लास छूटती थी तो डायरेक्ट 3 5 3 10 तक लैब में आते थे। मैं 3:10 तक लैब पहुंच जाता था। ठीक है, सर लैब में ही मिलते थे, उनसे डिस्कस किया और इसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट लगा दिया या जो भी करना है वो कर दिया। और इसके बाद फिर वही लैब में बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट किया। कंटिन्यू पढ़ाई करता रहता था, एक्सपेरिमेंट चलता रहता था। एक्सपेरिमेंट मेरा चलता था रात में 2 बजे तक। ठीक है, तो सैंपल लिया, फिर इसके बाद अपना पढ़ने लगे, फिर सैंपल लिया। वो कंटिन्यू हमारी लैब में पढ़ाई चलती रहती थी। थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता था, पढ़ाई चलती थी। ठीक है, वो कंटिन्यू हम लोग करते रहते थे। फिर इसके बाद सीधे नाइट में डिनर का टाइम होता था, तो फिर सीधे जाते थे, डिनर करते थे। डिनर करने के बाद फिर हाफ एन आवर हम लोग गप्पे मारते थे, है ना, हॉस्टल के कैंटीन में बैठ के, है ना। और उस टाइम मैं गेट की तैयारी जब कर रहा था तब की बात कर रहा हूँ। तो गप्पे मारते थे आराम से बैठ के, आधा घंटे दिमाग फ्रेश किया, या फिर टहलते टहलते ग्राउंड तक जाते थे, जो खाना खाया है वो पच गया। और फिर इसके बाद मैं फिर वापस से लाइब्रेरी चला जाता था। तो लाइब्रेरी हमारी उस समय रुड़की की 12 बजे तक खुलती थी, कभी 11 कभी 12 तक। और एग्जाम के टाइम पे होल नाइट खुलती थी। तो फिर मैं 12 बजे तक लाइब्रेरी रहता था, 12 बजे वापस से अपने लैब में आ जाता था। ठीक है, लैब में आया और बीच बीच में लैब बीच में पड़ती थी, फिर लाइब्रेरी थी और इस साइड हॉस्टल था। तो जाते टाइम लैब गए, सैंपल लिया, फिर लाइब्रेरी चले गए। एक मेरी पीएचडी वाली मैम थी, बहुत सपोर्टिव थी, सीमा मैम। तो उनको मैं बोल जाता था मैम इतने इतने बजे आप सैंपल ले लेना, तो वो उस टाइम में सैंपल लेके रेफ्रिजरेटर में रख देती थी और सैंपल की वो मेंशन कर देती थी, सैंपल नंबर 5 6 7। और इसके बाद फिर मैं नाइट में 1 बजे 12 बजे जो भी लैब आता था, जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसको फिनिश करता था। उसकी सारी रीडिंग, जो सैंपल लिए होते थे, सैंपल में क्या मिक्सअप करना है, वो पूरा उसका सैंपल फाइनल रेडी करके फिर वो सैंपल को मैं रख देता था एक हमारे भटनागर सर थे उनके उसमें बॉक्स में। और उनको पता होता था नेक्स्ट डे उनको क्या करना है, एनालिसिस करना होता था सैंपल का। तो वो नेक्स्ट डे एनालिसिस करते थे, फिर नेक्स्ट डे मेरा वही शेड्यूल होता था। 2 बजे 2:30 बजे तक वापस आ जाता था।
और वही 2 ढाई जब भी वापस आया तब आके मैं सो जाता था और सो के फिर सुबह 8 बजे उठ जाता था। ये मेरा शेड्यूल था। तो पूरे दिन एक तरह से पढ़ाई चलती थी। तो बस आपको भी उतना ही करना है, पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी है। ड्रॉपर का शेड्यूल ये होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेली के वर्क और सोना, ये चीजें आपकी प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल में हो। बाकी जितना भी टाइम बचा पूरा पढ़ाई करना है, पूरा पढ़ाई करना है। माइंड फ्रेश करने के लिए आधा घंटा सोशल मीडिया या बैडमिंटन या बाहर टहलना, दोस्तों के साथ गप्पे करना, है ना, ये सारी चीजें आप टाइम दो। बाकी पूरे टाइम कंटिन्यू पढ़ाई करो। सर मुझे लगा आपने कमेंट नहीं देखा। नहीं, मैं सारे कमेंट बेटा बाद में देख रहा हूँ। सर सीआरई कब से स्टार्ट होगा? बेटा सीआरई 29 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मे बी 20 तक आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ठीक है इनरोल कर लेना। सर प्लीज सीआरई का प्रैक्टिस क्लास स्पेशल में रखिएगा, रखेंगे क्या? हाँ आदित्य, या तो स्पेशल में और या फिर यूट्यूब में, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन यही होंगे, प्लस में सिर्फ और सिर्फ पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। 26 जून से स्टार्ट होने वाला है ये। हाँ 26 नहीं यार, 29 जून से सीआरई स्टार्ट होगा, ठीक है। सर खाना खाने के बाद नींद आने लगती है तो खाना थोड़ा कम करो क्या? खाना बेटा नाइट वाला खाना कम खाया करो, ठीक है। ब्रेकफास्ट दबा के खाया करो जितना खा सकते हो, और लंच मतलब इतना कि भूखा नहीं रहना। और नाइट वाला आपको लगे कि अभी एक रोटी और खा सकता हूं, तब नाइट वाला खाना बंद कर दो, ठीक है। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर रिवीजन किया करो, चलते हुए पढ़ा करो, तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक। सर मेरा अभी तक बस एमओ हुआ है, एफएम एमटी आईपीसी कर रहा हूँ, क्या करें? अनुपम लाइव क्यों नहीं कर रहा हूँ मैथ? मैथ आपको लाइव करना चाहिए, एफएम आपको लाइव करना चाहिए, एमटी और आईपीसी ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट करना चाहिए, एक सब्जेक्ट लीव कर देना चाहिए, है ना। और कम से कम एक सब्जेक्ट के साथ मेरे साथ पैरेलल में लाइव मूव करो उनको, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगी, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मैनेज नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब मैथ्स अगर चाहो तो मंडे से कंटिन्यू कर लो, और नहीं चाहो तो आप सीआरई 29 से कंटिन्यू करना, ठीक है। और इसके साथ सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करना। सर ट्रबॉल बोलते हैं, नहीं प्रसन्ना, ट्रबॉल थोड़ा टफ है। ट्रबॉल आप तब करना जब अंकुर सर का एक बार कंप्लीट लेक्चर कर लेना, तब ट्रबॉल से पढ़ना, खुद से ट्रबॉल से नहीं पढ़ना। सर घर पर सेल्फ स्टडी बेस्ट वे में कैसे मैनेज करें, क्योंकि थोड़े से डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाते हैं, बताइए सर। अनीता कुछ नहीं, रूम बंद करके पढ़ो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, सोशल मीडिया मत को यूज करो, ठीक है। बाहर के आवाज को इग्नोर करो, और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आराम से मैनेज हो जाएगा। पूरे टाइम आपको पढ़ना है, पूरे टाइम आपको पढ़ना है। घर वालों को लगेगा पढ़ रही है तो घर वाले भी कम डिस्टर्ब करेंगे। सिर्फ उतना टाइम बाहर दो, और ये नहीं कि अंदर गेट बंद करके मूवी चल रही है, शॉर्ट्स चल रहे हैं, चैट चल रही है, वो सब मत करना, क्योंकि ये सब करोगे तो अपने साथ आप चीटिंग कर रहे हो बस। तो मैनेज करने का बस एक ही तरीका है, और नहीं मैनेज होता ना तो आसपास कहीं मतलब घर के ऊपर कोई एक सिंगल रूम है, वहां रहना स्टार्ट कर दो। अगल बगल कोई लाइब्रेरी हो वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका डिस्टर्बेंस ना हो। 1 साल का टाइम है, प्रॉपर दो अपने आप को। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे हम, बस अपना यस, यस तरुण, कर्मा ऑलवेज यस, ठीक है बेटा। अवधेश, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। सर ऐसा कोई नेसेसरी है क्या कि सुबह जल्दी उठकर 4 बजे पढ़ना चाहिए? नहीं आदित्य, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैं अपने लाइफ में सिर्फ क्लास 8 तक ही 4 बजे सुबह उठा हूँ, 9 से मैंने सुबह उठना बंद कर दिया था। और बीटेक में और अभी तक कभी नहीं। 4 बजे मैं जग रहा होता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को 4 बजे मैसेज मिलते होंगे मेरे, लेकिन या स्टेटस भी लगाता हूँ 4 बजे, लेकिन तब सोया नहीं होता मैं। ऐसा नहीं कि जग गया हूँ, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं गलत करता हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप अर्ली नाइट सोइए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, वो ज्यादा बेटर है। लेट नाइट सोएंगे तो लेट मॉर्निंग उठेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ऐसा नहीं नाइट में पढ़ाई नहीं कर सकते, मैंने खुद की है। सर अपने अपने एमटेक के टाइम पर ही 6 आवर्स की नींद ली थी क्या? आदित्य वो मत बात करो, मैं बीटेक से 6 आवर्स नहीं सोता,
ठीक है, बीटेक से ही मैं नहीं सोता, और फिर कभी टाइम मिल गया तो पता चला इकट्ठे मैंने 12 घंटे सो लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं 4 घंटे भी सो लूँ ना, मेरी नींद पूरी हो जाती है, ऐसी बॉडी मेरी हैबिचुअल हो चुकी है। तो आप उसका ट्राई मत करो 6 घंटे प्रॉपर सोना। सर मैं जब छूट गया था तब मैथ्स और एफटी लास्ट में करें का सोचा था। नहीं अनुपम, मैथ्स एफटी लास्ट में मत करो, 28 मार्क्स का होता है। अब स्टार्ट कर दो, ये बेस्ट टाइम है ना। 2 सब्जेक्ट टेक्निकल और 1 सब्जेक्ट मैथ्स या एफटी में स्टार्ट कर दो। मैं तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। वेरी गुड सर, मुझे नींद बहुत आती है, बट जब आती तब बहुत ज्यादा आती है। क्या करूं सर नींद कम करने के लिए? जब आती है उस टाइम को आप अपने स्लीपिंग आवर्स में काउंट करो, और जब आती बहुत ज्यादा आती है प्रॉपर 6 घंटे सो। दिन में अगर नींद आए तो दिन में उठ के टहलना स्टार्ट कर दो, कोई सेशन ज्वाइन कर लो, कुछ चल के पढ़ना स्टार्ट कर दो, जाके एक बड़े से टब में पानी भरो और उसमें सर डुबो के बैठ जाओ, बर्फ के 2 छोटे छोटे पीस लो, आंखों पे रख लो, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं कुछ हो रहा तो एक पिन लो और अपने ऐसे चुभोना स्टार्ट कर दो। और ऐसे नहीं कि बस आराम आराम से कर रहे हो, तेजी से थोड़ा, नींद गायब हो जाएगी। दिन में नहीं सोना, 6 घंटे कंटिन्यू सो। ये सर आईपीसी की जगह मैथ्स कर लेता हूँ सर, फिर 3 आवर्स वाले टेस्ट दे सकता हूँ। हाँ, आप एक काम करो अनुपम, आप ऐसा करो, मैथ्स में आज से लाइव स्टार्ट कर दो, 6:30 PM। प्रोबेबिलिटी का लास्ट सेशन है, लेकिन एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मंडे से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, पीछे से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। फिर इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा लैपलास। लैपलास के लिए बस आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू करो, इतना तो 11th 12th में पढ़ाई होगा, है ना, तो उतना आप आराम से कर ले जाओगे। तो मेरे साथ लाइव स्टार्ट करो आज से। मंदार भाई खड़े 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 दौड़ना स्टार्ट करो, ये भी सही है, ठीक है। हाँ भाई, लगता है यही करना होगा। पिन वाला एग्जाम्पल अच्छा है। सर्दियों में मुझे नींद आती थी तो मैं क्या करता था, अपने टेबल चेयर पे ऐसे बैठ के पढ़ता था जैसे अभी बैठा हूँ, और दोनों पैर में जमीन पे रख देता था, तो मेरे बॉडी का हीट का ट्रांसफर होता था पैरों के थ्रू, तो सारी नींद एकदम 2 मिनट के अंदर गायब हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अमित आपका क्या कमेंट रह गया बेटा? अच्छा सर, मेरा एफएम थर्मो हाफ मैथ हाफ एफटी रिमेनिंग है, बाकी सब्जेक्ट लास्ट ईयर अच्छे से किया था, आगे प्लानिंग कैसे करूं? अमित, जो सब्जेक्ट वीक है उसको पूरा कंप्लीट करो, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उनका प्रैक्टिस करो, जो सब्जेक्ट हाफ में है तो उसको हाफ में मत छोड़ो, उनको पहले कंप्लीट करो और देन आगे मूव करो। एफएम आपका लाइव चल रहा है तो लाइव करो, थर्मो आपका अगर हाफ हुआ है तो हाफ कंप्लीट कर लो, मैथ्स आपका हाफ हुआ है तो हाफ कंप्लीट कर लो। एक एक सब्जेक्ट, मतलब एक एक नहीं, दो दो सब्जेक्ट कम से कम करते जाओ, और एक सब्जेक्ट को लाइव में करते जाओ। एफएम अगर आपका मिसिंग है ना, तो एफएम जहां तक अभी सुमित सर ने पढ़ाने स्टार्ट किया तो एफएम बेटा लाइव कर लो, ठीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उनको लाइव करते जाना, और बाकी सब्जेक्ट को रिवीजन करो। और अमित, कम से कम 20 प्रॉब्लम्स पर डे सॉल्व करो, जो सब्जेक्ट आप कर चुके हो या जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो, बस इतना ही करना है। बाकी आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है। और अब आपको काफी एक्सपीरियंस भी है, और इस बार मुझे लगता है कि आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। बस ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना, जॉब की वजह से किसी भी दिन का कोई लेक्चर मिस होता है तो अगले लेक्चर से पहले उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना, बस इतना करो। 5 5 4 4 सब्जेक्ट एक साथ मत लो, जॉब के साथ में 3 मैक्सिमम या 2 सब्जेक्ट लेके चलना, कम से कम एक लाइव एक रिकॉर्डिंग में, ठीक है। या अगर किसी दिन पर्टिकुलर लाइव नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट सेशन से पहले लाइव कर लेना। शिफ्ट जॉब है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कंटिन्यू करते जाओ, वो सब्जेक्ट आज हुआ तो आज ही उसका सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लो, वो सब्जेक्ट का वो लेक्चर, इस तरह करते जाओ बस, ठीक है। सर अगर अभी से 3 सब्जेक्ट लेके चलूं तो कब तक कंप्लीट होगा सिलेबस? अनुपम, अभी से आपको 3 नहीं 4 लेके चलना है इनको। 3 में कम से कम 2 सब्जेक्ट लाइव स्टार्ट करो, लाइव में आप जैसे अभी मैथ रख रहे हो और एफएम रख रहे हो, ठीक है। मैथ्स कंप्लीट होने के बाद सीआरई आ जाएगा और एफएम आपका चलता रहेगा। फिर सीआरई कंप्लीट होने के बाद आपका पीडी आ जाएगा, एफएम कंप्लीट होने के बाद सीटी आ जाएगा। 2 सब्जेक्ट ऐसे लाइव करते रहो। एक सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड में करो, रिकॉर्डेड में क्या कर लो, जैसे आपका एमटी
थर्मो, आईपीसी, ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो। और एक सब्जेक्ट आप प्रैक्टिस के थ्रू मूव करो। कैसे? जैसे अगर मैथ्स कर रहे हो तो आप यहाँ पर एफटी स्टार्ट कर दो मॉर्निंग में, और सुबह आप सो के उठे मान लो 6 बजे, तो 6 से 7 1 घंटे का एफटी का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, इतना कर लो, आपका आराम से अक्टूबर एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या मिड नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा बस। मैक्सिमम मिड नवंबर तक आपको कोर्स फिनिश करना है। और मेरे साथ लाइव चलो, मैं आपको खुद गाइड करता रहूंगा, है ना। लाइव में बताता रहूंगा, अब ये सब्जेक्ट कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कुछ ना कुछ गाइड करता ही रहता हूँ। मेरी डेली क्लास से पहले शुरू में 5 मिनट में डेली बात ही करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलो सर मेरा एसटीपीसी हो गया, सपोज जुलाई से मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा गेट तक सिलेबस हो जाना चाहिए क्या? बेटा यूट्यूब में थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती, आपको कम से कम मतलब नवंबर एंड तक सब्जेक्ट कंप्लीट करने का ट्राई करना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको करना है। ठीक है मंदार, लेट्स सी, आप वहां पहले पहुंचो और देखो कितने स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट्स के बेसिस पे अगर कभी मन हुआ तो एक बार फिर मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर उस दिन पूरी छुट्टी ले लेना, फिर घाट पे वहीं बैठेंगे, और रात भर घाट पे बैठ के फिर वहीं पर गड्डी खेलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ लाइफ में एंजॉय भी करेंगे, गेट का पेपर हो जाए उसके बाद। ठीक, चलो कुछ प्लान करता हूँ। ठीक है, लाइफ है, हर तरह से एंजॉय करो, ऐसा भी नहीं है कि उतना एकदम अपने आप को बिजी करके रखा है कि बिल्कुल लाइफ में एंजॉयमेंट ही खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा सा सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो अवधेश सर मैं 4 सब्जेक्ट लाइव कर रहा हूँ, जुलाई के बाद 2 सब्जेक्ट लाइव कर दूंगा क्योंकि कॉलेज रीओपन हो जाएगा। ठीक है अवधेश, कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट लाइव बहुत होता है। ठीक है, लेकिन कर सकते हो, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो ना तो कर सकते हो। चलो, तो फिर चलो, इतना ही था तो बहुत कुछ, लेकिन वो सब स्लाइड की नीड ही नहीं पड़ी, है ना। मैं सोचा था कुछ स्लाइड दिखा के आपको बताऊंगा, फिर कभी डिस्कस करते हैं। बस कॉन्ग्रेचुलेशन मंदार भाई, फुल एंजॉय। ठीक है, मजे करते रहो। और ये बेटा सीआरई का फुल कोर्स आदित्य, प्रतीक, या फिर जितने भी यूट्यूब के स्टूडेंट है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के कोर्स है, प्लस और आइकोनिक। अगर कभी भी प्लस कोर्स के साथ या आइकोनिक के साथ मूव करना तो कोड SKS50 यूज करना, है ना। कोई भी कोर्स परचेज करो, 3, 6, 12, 18, 9 मंथ, है ना, 24 मंथ, कोई भी आप कोड यूज करेगा SKS50 फॉर प्रॉपर सपोर्ट, है ना, कंटिन्यू गाइडेंस के लिए। और बस ये चीटिंग मत करना कि कोड किसी और का और सर गाइड आप करो, है ना, तो फिर उसमें गुस्सा आती है फिर। और ये 0% EMI के बेसिस पे मूव करिए, 2 आवर में अप्रूव हो जाएगा, मिनिमम पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर रहता है। और ये आपका SKS50 कोड यूज करो। आइकोनिक के साथ मूव करना चाहते हो तो आइकोनिक के साथ मूव कर सकते हो, जिसमें अभी 21% का डिस्काउंट चल रहा है ना। और ये आपका बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना, अगर आप मूव करते हो तो अभी आपका आज के दिन मैं पढ़ाऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और मंडे से आपका नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट करूंगा। और ये हीट और एफएम चल रहा है, और एक नया सब्जेक्ट सीआरई में स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मूव करेंगे तो 6, 12, 18, 9 या 12 मंथ कोई भी कोर्स लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ सेशन डिसाइड कर पाएंगे, और जिससे कि आप वहां से गाइडेंस ले पाए। आज का डाउट सेशन में आप कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये है हमारे रैंकर्स, इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये रैंकर्स के लिए। और ये है, और इनमें से एक रैंक मुझे आगे चाहिए जिसमें इस बार लिखा होना चाहिए AIR1, और जिसमें ब्रांच लिखी होनी चाहिए CH, और वो आप ही में से कोई मुझे देंगे। चलो आज का क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।